मुझे जो लास्ट टाइम ऐसे ब्लूमफील्ड के ज़माने में याद है ना कि एनक तो चल तेरी हमेशा से थी सिंगल पसली। मुझे यकीन कर, अल्लाह दी कसम तेरे साथ पत्थर बांध के रखना पड़ता था वरना हवा के साथ उड़ जाता होगा। वो वाला हिसाब था तेरा। तो मैं फिर यार अचानक कुछ सालों बाद में मुझे अचानक वो जब जिम में मिलने, मैंने कहा यार बड़ी बात है, लोगों ने जिम शुरू कर दी भाई, किस सीन में फिर रहे हो, क्या रहा है यहाँ पे सारा, तब रिवाज भी नहीं था इतना ज्यादा लोगों का कि नहीं यार जिम की तरफ जाना शुरू करें वगैरह वगैरह। फिर हम्म, माशाल्लाह पता चला कि भाईजान फिर दाढ़ी फैशन वाली नहीं है, ये दाढ़ी तो असल मकसद वाली है, वरना फैशन वाली तो उन दिनों में वो स्टार्ट हो चुकी थी आनी, कि हम्म, सारों ने फैशन वाली दाढ़ियां रखनी शुरू की हुई थी कि भाई चलो वापस वापस इन हो चुकी हैं। फिर उसके बाद पता चला कि भाईजान गुस्सा कर गए, भाईजान ने कहा कि मैं कमीजें बनाऊंगा, मैं कहा कमाल है यार। उसका क्लोथिंग ब्रांड घुस चुका है। कल मैंने तेरी स्टोरी पे देखा कोई नया वेंचर भी शुरू हो रहा है अब, और उस भाई के साथ जिसने मुंह पे जुराब पहनी हुई थी फॉर सम रीजन। ठीक है, तो वो वो भी था। दोस्त तो अब शुरू, हाँ तो ये सारी चीजें तो कवर करेंगे आज, फिर जाहिर है शुरू कर दे यहाँ से कि सबसे पहले तो ये शुरू करना कि बचपन तो हम दोनों ने एक दूसरे का देखा हुआ है कि क्या हरकतें हैं क्या नहीं है किस तरह है। तो सबसे पहले तो ये बताया ना कि दीनी रुझान आपका कहाँ से आया और कैसे आ गए, वो भी तब जब आपके क्लास फेलोज मुझे भी पता है किस तरह के थे, मेरे भी जिस तरह के थे उसी तरह के ही थे, और ना ही हमारा कोई इस तरह का माहौल था जिसमें हम कोई रुझान रखने का, कोई इस तरह का रुझान रखने का हमारा कोई वजह हो। टेक्निकली वैसे स्पीकिंग अगर देखा जाए तो हमारी जो कंटेम्प्रेरी सात लोग थे, हम कुछ हद तक अक्सर लोगों से अलग रास्ते पे जा रहे हैं हम्म, कंपैरेटिवली। अक्सर लोग इस लाइन पे नहीं लगे। तो बता फिर तू पहुंचा किधर कैसे यार यहाँ तक। अच्छा तो सबसे पहले तो ये है कि मतलब दीनी रुझान आपने ना बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल दिया है। हम्म। तो कोशिश अभी कर रहे हैं उस रास्ते की तरफ जाने की ना, अभी भी बहुत सारी खामियाँ हैं जिन्हें कवर अप करना है। हम्म। तो पहले तो सबके साथ जिस तरह ज़िंदगी कशमकश चल रही है, उसी तरह हम लोग भी साथ-साथ चलते रहे। तो ए हम्म। लेवल्स तक तो मेरे ज़हन में ये ख़्याल भी नहीं आया कि मैं मतलब ओके आई हैव टू टेक माय रिलिजन सीरियसली, या मुझे जो है ना थोड़ा-सा अपना माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है। पहले बस ए जिस तरह नॉर्मल हम सारे फिर रहे थे उसी तरह ही बस मतलब चल रहा था काम। हाँ, बस वही था कि ज़िंदगी में सिर्फ़ शुगल, दोस्ती यारी और बस यही सारी चीज़ें हैं, हम्म। इसके अलावा जो है ना और कुछ भी नहीं है। इट हम्म। हैपेंड व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ माय हाउस। जो हम्म। पहली चीज़ मुझे हुई है ना रियलाइज़ेशन, वो यही है ना कि मतलब एक मर्द जब अपने घर से बाहर निकलता है तब उसे रियलिटीज़ का पता चलना शुरू होता है। तो जब मैंने एलएससी हम्म। में एडमिशन लिया तब जाके मुझे लगता है कि काफ़ी सारे चेंजेस मेरे अंदर आने शुरू हुए। सबसे पहली जो चेंज मेरे अंदर आई वो थी द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इट वाज़ लैकिंग थ्रू आउट माय ओ एंड ए लेवल्स। तो जब अलग रहना शुरू किया तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, घर में जो मौजें होती थी वो यहाँ नहीं है, अपने सारे काम खुद ही करने हैं, अपने एक्सपेंसेस खुद ही मैनेज करने हैं। तो वो दैट टूक अ टोल ऑन मी इनिशियली कि अच्छा ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। फिर यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी पीरियड कह लो कि साल डेढ़ साल, वही नई कंपनी बनी, नए दोस्त बने, वो दोस्त भी डिफरेंट माइंडसेट के थे बड़े। तो उनके साथ वही हरकतें जिस तरह की उन्होंने करनी है, तो मैंने भी वही करनी है। चलते-चलते ये सारा कुछ चलता रहा और काफ़ी टाइम तक चलता रहा। तो बस फिर एक दफ़ा बस एक यूनिवर्सिटी में आने के बाद से एक चीज़ हो गई थी कि दिल में ना एक वो ख़्वाहिश पैदा हो गई थी। जब किसी को देखना कि वो रिलिजियसली ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो दिल करता था कि यार शायद थोड़ा-सा मुझे भी इस तरफ जाना चाहिए। हालाँकि पहले ऐसी कभी सोच नहीं आई। एक दो बंदे को देख के ही होता होगा क्योंकि एलएसी का डाउट के माहौल ओवरऑल वैसे कोई रिलीजियस इतना होना खास। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। बस एलएसी में आपको ना ऐसे 3-4 बड़े अजीब लोग नज़र आते थे, जो कि हम्म। मतलब क्राउड से बिल्कुल अलग थे। और उनकी जब स्टोरी सुनी तो ये भी पता चला कि जी दे यूज्ड टू बी इन म्यूज़िक एट फर्स्ट, और हम्म। बड़े मतलब म्यूज़िशियन टाइप के लोग थे, और फिर अचानक ही बस टोटल शिफ्ट हुआ। तो वो एक स्टोरी कहीं न कहीं इंस्पिरेशनल रही एट द बैक ऑफ द माइंड। फिर एलएसी का जब मिड आया, मिड तक तो फुल पार्टी-शार्टी की और मतलब जी शुगल मेला भी चल रहा है और पढ़ाई का भी इतना कोई ख़्याल नहीं। तो मिड्स आए तो दिस वाज़ व्हेन अ, मतलब मिड ऑफ एलएसी डेढ़ साल गुज़र गया और उसके बाद मेरे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि मैं अपनी लाइफ़ को थोड़ा सीरियसली कंसीडर करूँ अब। क्योंकि आई वांटेड टू ग्रो अप एंड बिकम मोर ऑफ अ मैन दैट आई एम राइट नाउ। मतलब मुझे ऐसे फ़ील होता था कि अब बचपना गुज़र गया, अब कुछ कर लें। एक तो डेढ़ साल रह गया था ग्रेजुएशन में, उसके बाद की जो आप कह लें कि जॉब है या फ्यूचर किस तरह सिक्योर करना है, वो वाले थॉट्स भी सारे चलने शुरू हो गए। और फिर साथ-साथ रियलाइज़ेशन होती थी कि यार अब कुछ डिफरेंट होना चाहिए, अब क्राउड से थोड़ा अलग करना है। तो बस फिर अल्लाह से हिदायत माँगनी शुरू की सबसे पहले। जो कभी जुमे की नमाज़ पढ़ लेते थे, तो उसमें फिर बोल देते थे कि मतलब अल्लाह ताला मुझे भी कोई हिदायत दे, मैं कोई सीधे रास्ते की तरफ चलूँ।
तो जुम्मे नमाज के अलावा नमाज का भी कोई इतना सच कोई लगाव से नमाज नहीं पढ़ता था। तो उसके बाद हुआ ये कि एक पॉइंट आया कि मैं इस पॉइंट पे 1.5 साल बाद एक घर ले लिया था अलग से। हम 3 दोस्त घर में रह रहे थे। वो सारे जो थे ना लाहौर के नहीं थे, आउट स्टेशन के थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सभी मेरे अलावा सब लोग चले गए वापस अपने घरों को, छुट्टियां हुई। अच्छा। तो मैं थोड़ा-सा उस टाइम पे डिप्रेशन में था। डिप्रेशन कह लो या मतलब कह लो कि थोड़ा-सा उदास था। तो मैंने कहा कि मैं अभी घर नहीं जाना चाहता ना, मैं अकेला इधर ही रुकूँगा 2-3 दिन, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। क्या डिप्रेशन थी भाई? या डिप्रेशन इस तरह की कि मतलब एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया, दूसरा मतलब कुछ। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन सही पता है कि एक तो हमें पता ही है कि पाकिस्तान में स्पेशली फैशन बन चुका है डिप्रेशन। तो अब वो वो बात है कि वो डिप्रेशन फिर जब होती है तो वो फिर होती है। आई वाज़ लिटिल अपसेट, डिप्रेशन हाँ, इज़ समथिंग एल्स। हाँ। तो बस वो सारा कुछ चल रहा था, तो मैंने कहा कुछ अरसा और कुछ 2 दिन और रुकता हूँ, फिर देखता हूँ, घर जाता हूँ। तो मैं घर पे अकेला था। हुआ ये कि हमने जो कुक रखा हुआ था, उसने भी कहा कि मुझे भी छुट्टी चाहिए। मैंने कहा तू भी छुट्टी कर ले। अब मैं 3 दिन कंप्लीटली आइसोलेटेड था। मैंने अपने लाहौर के दोस्तों को कहा कि मैं घर चला गया हूँ और मैं घर नहीं गया। इधर लाहौर मतलब लाहौर ही रह रहा था। तो हुआ ये कि हम एक जगह गए, एक दोस्त आया, उसने उसके साथ मैं एक जगह गया। तो वहाँ से हुँ, जब वापस आए तो कोई हालत जो थी ना, वो इतनी कोई होशो-हवास वाली हालत नहीं थी। हुँ, तो उसमें हुआ ये कि फिर ऐसे ही आके मैं लेटा, तो मैं ऐसे हुँ, स्क्रॉलिंग करने लग गया अपने फ़ोन पे। हाँ, तो जब स्क्रॉलिंग कर रहा था तो एक बयान मेरे सामने आया फ़ेसबुक पे ही ना। किसका? अब मुझे नहीं याद कि वो किसका है, किसी पाकिस्तानी ही कोई स्कॉलर थे। उनका आया तो उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात की। उन्होंने कहा कि जी, नमाज़ की बात कर रहे थे, तो नमाज़ में उन्होंने कहा कि आप अगर नमाज़ नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपकी कोई वो है कि आप खुद नमाज़ नहीं पढ़ रहे। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि अल्लाह ताला ही डज़न्ट वांट टू सी यू इन फ्रंट ऑफ हिम, इसलिए वो आपको नमाज़ की तौफ़ीक ही नहीं दे रहा। तो वो एक छोटी-सी अच्छा ये बात हुई, मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया ये बात सुन के ना। तो फिर मैं रुका, फिर मैं ऊपर वापस आया, मैंने वो देखा, पूरी वीडियो देखी और उसमें फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने लास्ट खुद उठ के नमाज़ कब पढ़ी है, जुम्मे के अलावा। तो बस अभी ये थॉट चल ही रहा था ज़हन में कि इतने में ही हमारा जो घर था ना, वो बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल साथ था, 2 कदम पे मस्जिद थी। तो मस्जिद में अज़ान की आवाज़ आ गई। वो जब अल्लाहु अकबर की सदा लगी है, तो वो ऐसे दिल में घुसी है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब ये क्या चल रहा है। तो हल्का-सा मतलब थोड़ा-सा रोना भी आ गया कि मैं तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। इंटरनेट कट ऑफ हो गया भाई का। तेरा ना मेरे ख्याल से नेट कट ऑफ हो गया था। 1 सेकंड मैं देख लूँ कि नीचे वाले से कनेक्टेड तो नहीं है। नहीं, नहीं ठीक है। हाँ, अब सही चल रहा है। तो हुँ। कह रहे थे कि अज़ान शुरू हुई है तो अल्लाह अकबर से स्टार्ट हुई अज़ान तो फिर आगे। तो बस वो जब अज़ान की आवाज़ कानों में गई, तो वो बड़ा एक इमोशनल सा एक वो मोमेंट बन गया कि यार मैं तो बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, एक चीज़ फ़र्ज़ हुई हुई है मेरे पे, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो बस हिम्मत की, उठा, वज़ू किया और सीधा मस्जिद चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद से फिर हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ की मतलब जो आदत कभी भी नहीं थी, वो ये नहीं हुआ कि मुझे आदत बिल्ड करनी पड़ी। बस हाँ, जैसे ही मेहनत वाला अज़ान काम है। हाँ, तो जैसे ही अज़ान होती थी तो बस नमाज़ के लिए जाना ही जाना है। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरी नमाज़ की बड़ी अच्छी रूटीन बन गई। मतलब नमाज़ें सारी पढ़नी शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी चल रही हैं वो सारी। उसके बाद फिर ये हुआ कि जी थोड़ा-थोड़ा फिर दीनी रुझान बढ़ना शुरू हुआ, लोगों को सुनना शुरू किया, कुछ स्कॉलर्स को सुनना शुरू किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते हल्की-फुल्की नॉलेज लेनी शुरू की। तो उसके बाद फिर सारे जो कॉन्सेप्ट्स पहले बने हुए थे ना अपने, जो पाकिस्तान में बने हुए थे या अपने कह लें कि घर वालों की तरफ से एक इस्लाम का जो पर्सपेक्टिव हमें दिया हुआ था, सबसे पहले तो वो टूटा कि अच्छा ये बिल्कुल भी नहीं है और जो रियलिटीज़ हैं वो ये हैं। हुँ। तो फिर बस खुद से थोड़ी चीज़ें पढ़नी शुरू की और जितना अल्लाह ने तौफ़ीक दी करते गए साथ-साथ। तो थोड़ा-सा कह लेंगे ये था जो चेंज अंदर आया थोड़ा-सा, और अल्लाह की तरफ से ही था इसमें, ना मेरा कोई कमाल था, ना किसी और ने कोई। बस वो एक मोमेंट अल्लाह ने सिलेक्ट किया हुआ था कि इस मोमेंट पे इसको हिदायत देनी है थोड़ी-सी। काम अल्लाह मियाँ की तरफ से होते हैं। वो क्या नमाज वाली बात जो है ना, इसका ये मैंने सुना है कि आप नमाज को नहीं छोड़ते होते, नमाज लिटिल बेसिकली आपको छोड़ जाती होती है। होती है। जिसमें फिर यही होता है कि आप अल्लाह मियाँ आपको चाह नहीं रहे कि आप हाजिर हो सामने और कुछ सजदा वगैरह अदा करो या किसी भी तरह से वर्शिप करो, तो वो बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा फिर ये है कि जो
एक पता नहीं स्टार्ट में जब मेरा जब सिस्टम स्टार्ट हुआ ना, तब मैं जब कजन वगैरह से बात करता तो उनको समझाने के लिए मैं कहता था कि मुझे डर इस पीछे से लगता है कि जब नहीं भी पढ़ रहे थे तो गिल्ट तो तब था कि नहीं पढ़ रहे, नहीं प्रैक्टिस कर रहे, और जबकि आपको अंदर पता होता है कि यार मुझे करना चाहिए, जरूरी है, ये है वो है, नहीं कर रहा, तो फिर मुझे याद है कि यार अच्छा, फिर कुछ और लोग हैं जिसने कहते हैं यार अल्लाह खैर करे, देखी जाएगी, कि हम देखिए इसी तरह गुजार लेते हैं जिस तरह गुजर रही है, कोई टेंशन नहीं है हमारी, क्या कहते हैं मगफिरत कन्फर्म है कि भाई हम बस कलमा तो पढ़ते हैं ना, तो कलमे वाले सारे जाएंगे ही जाएंगे जन्नत में, जो मर्जी हो जाए। मैं क्या, वो जो 6 करोड़ साल जल के जाना है वो भूल गए हो? तो ठीक। तो फिर मुझे याद है कि वो फिर इस तरह होता, तो फिर मुझे याद है कि एक कोटे का ना टाइम होता है स्पेसिफिक, एक टाइम तक आपको रिमाइंडर मिल रहे होते हैं, उसके बाद जब आपके रिमाइंडर का कोटा पूरा हो जाता है फिर बंद हो जाते हैं, जिस अल्लाह कुरान में भी कहते हैं कि इनके दिल पे मोहर लगा दी गई है। और लगा दी। तो वो वाला हिसाब भी होना शुरू हो गया, तो वो तो शुक्र करते हैं कि एटलीस्ट हम उस वाले हिसाब, उस हिसाब से बच गए, वरना फिर उधर से तो वापस आना तो और ज्यादा डबल मुश्किल हो जाता होता बिल्कुल होता है। है उधर से मैं तो फिर। भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि मतलब ऐसी सिचुएशन में कि उनको हल्की सी हिदायत मिलती है तो वो उसको लेते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा उस रास्ते पे जाते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि उनके लिए ये चीज़ जो है ना बिल्कुल एक तरह से वो कहते हैं कि जी रिलीजन में कुछ नहीं रखा। ऐसे 2-3 एग्ज़ाम्पल्स मेरे सामने हैं, जो कि मतलब जब उनके ऊपर कोई मुश्किल आती है तो वो इस चीज़ को इस नज़रिए से नहीं देखते कि अल्लाह मुझे अपने करीब करने की कोशिश कर रहा है, वो इस नज़रिए से देखते हैं कि अल्लाह मेरे पे ज़ुल्म कर रहा है, मेरे साथ ही ज़ुल्म क्यों कर रहा है? बाकी भी तो ज़िंदगी ये गुज़ारनी है। एथियस्ट की कौन सी कॉमन ये प्रॉब्लम होती है, जो जिनकी वो एथियस्ट, खैर पाकिस्तान में तो एथियस्ट नहीं होते, कंफ्यूज्ड ही होते हैं ये मोस्टली, लेकिन ये इनकी कॉमन प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि अगर ये अल्लाह एग्जिस्ट करता है, गॉड एग्जिस्ट करता है, तो दुनिया में बुरा है ही क्यों, इवल क्यों एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम ऑफ ईवल की आर्गुमेंट इसको कहते हैं, इंतहाई स्टूपिड आर्गुमेंट, और एथियस्टिक पोजीशन ओवरऑल वैसी बहुत स्टूपिड होती है। और इससे बेहतर ये है कि भाई आप कहीं और जाके कंफ्यूज होकर क्रिश्चियन वाली आर्गुमेंट करनी शुरू करते हो, तो पता चलता है एथियज्म तो मेंटल बीमारी वाला हिसाब है, जो सीधी बात है। तो हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ से अब पहुंचे हम एलएसी के घर तक, वहां से फिर नमाज वगैरह करनी शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सुनना शुरू किया। अब लेकिन मसला ये है कि ये तो चलो ठीक है, इस ये यहाँ तक का जो पार्ट होता है ना, ये आसान होता है, फिर भी मुश्किल जो पार्ट आता है वो इसके बाद वाला आता है, जब दोस्त कहते हैं कि भाई मस्जिद जाना शुरू हो गया, हमें भी कह रहा है लेके चल साथ, गाने सुन रहे थे वो भी नहीं कर रहा, पार्टी पे भी नहीं जा रहा अब, और मतलब कि जो हरकत पहले थी वो नहीं थी, तो वो उसका क्या फिर इम्पैक्ट पड़ा जब घर वाले वापस आए हैं पीछे से, देखा जाए वैस साहब तो फुल मोल भी हो चुके हैं, ये क्या सीन है? नहीं, मेरा ये हुआ था कि मतलब अभी इस पॉइंट तक तो यही सब चलता रहा। उसके बाद एलएसी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त थे ना वो अच्छे थे, जो 5-6 लोग साथ थे, जो करीबी जिनका सर्कल था, जो सारा दिन उठना-बैठना जिनके साथ था। तो उनमें से कुछ वैसे ही नमाज़ की तरफ पहले ही थे, तो फिर मैंने उनको जॉइन कर लिया, तो मेरे लिए उस चीज़ में आसानी हुई। ट्रांजिशन इजी होगी। तो फिर हाँ। ज्यादा रेजिस्टेंस किधर से आई, घर वालों की तरफ से, कहीं और से, या बस ओवरऑल इजी ही रहा है? नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले भी मैं इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब थोड़ा सुधरूँगा, अच्छा, वो क्योंकि पहले ही कह मेरे रहे थे बगैर ठीक हो जाए। वो वो अक्सर जो हमारे घर में ना, जब बीच में आपको याद होगा शायद मैं म्यूजिक में चला गया था, तो मैंने एक दो हाँ। गाने भी, फिर परफॉर्मेंसेस भी स्टेज पे खड़े होके, और वो तो अम्मी को आते थे ना रिश्तेदार मिलने, तो वो कहते थे कि वहाँ हाफिज है, तो बेटा जो है ना कंजर गाना शुरू करता है। तो और मेरे भाई जो हैं छोटे, वो तो माशाल्लाह से वो मतलब मेरे से भी पहले से इस चीज़ में बड़े रिलीजियस हैं, हम्म। हर चीज़ को लेके ना, और उनके कॉन्सेप्ट्स भी बड़े क्लियर हैं माशाल्लाह। हम्म। तो मुझे उनको देख के भी होता था कि यार अगर ये लोग कर रहे हैं तो मैं एज़ अ बड़ा भाई मुझे भी इनके एक रोल मॉडल बनना चाहिए। ये नहीं कि मतलब वो कहें कि मेरे लिए दुआ कर रहे हो कि यार बड़े भाई को भी हिदायत आ जाए। हम्म। तो तो दो बस भाई ये छोटे हैं कि एक छोटा है? मेरे 3 छोटे भाई हैं और तीनों 3 छोटे भाई हैं, ओके। ठीक हो गया, तो मतलब कि बेसिकली ये था कि घर वालों की तरफ से चेंज था, वो वेलकम था। दोस्तों वेलकम में था। ट्रांजिशन इसलिए हो गई थी इजी क्योंकि दोनों तरह के फ्रेंड ग्रुप्स थे। और फिर हुँ। उसके बाद मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के बाद जब मुल्तान है, तो ऐसा कोई इतना फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि दायरा हर दोस्त आगे पीछे चले जाते हैं, निकल जाते हैं, तो आपको तो नया ग्रुप उसके ऐसे ही बाद बनाना पड़ हमारी जाता तुम बिज़ी हो गए, उसके बाद फिर हर किसी को मतलब है। कमाने-शमाने की टेंशन हो गई, तो हर हम्म। बिल्कुल ही अच्छा, डिफरेंट। अब ये सब, ये यूनिवर्सिटी के बाद जब इधर आया तो आते ही क्या जॉब वगैरह ढूंढी थी डायरेक्ट, या फिर सीधा सोचा था कि अच्छा मैं बिजनेस राउट पे ही जाना है मैंने? नहीं, मेरा माइंडसेट शुरू में बहुत रिजिड था, और मैं समझता हूँ कि बड़ा गलत माइंडसेट था, और मैं उन लोगों को एक्चुअली थोड़ा-सा ना कह लें कि मुझे उन लोगों की बात रिलेटेड पे किस तरफ गुस्सा था, आता है, नौकरी की तरफ, गुस्सा बिजनेस आता की है। तरफ? जॉब को लेके, हाँ। कि मैं कहता था कि नहीं करनी। हम्म। तो जो लोग मुझे ये चीज़ कहते थे ना कि यार थोड़ी तुम्हें जॉब करनी चाहिए इनिशियली, ताकि तुम्हें ट्रेनिंग पता होती चले है बंदे की। कैसे रन होगा, और तुम्हारे हम्म। अंदर वो स्किल्स डेवलप हों जो तुम्हें एज़ अ मतलब एंटरप्रेन्योर या बाद में बिज़नेस में हेल्प करेंगी। तो मुझे उनकी बातों पे गुस्सा आता था। मैं कहता था इनकी सोच बड़ी लिमिटेड है। मैं जो हूँ ना, हम्म। मैं सही कि भई जॉब नहीं करनी, सीधा बिज़नेस करना है। मजा। तो
बस फिर वो हुआ ये कि मैंने बिज़नेस आते ही पहले तो सबसे पहले बिज़नेस की प्लानिंग स्टार्ट की, कि अच्छा क्या करना है, क्या नहीं करना, अब्बू के साथ डिस्कस किया। अब अब्बू को शुरू से ही पता था, ओ लेवल से मैंने एक रट लगाई हुई थी कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा, जॉब नहीं करूँगा, बिज़नेस करूँगा। तो जब वापस आया तो अब्बू ने मेरे से पूछा कि क्या प्लान है? तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैंने बिज़नेस करना है कोई। उन्होंने कहा क्या करना है? तो उन्होंने मुझे फिर ऑप्शंस दिए 2-3। उन्होंने कहा कि देखो गाड़ियों का काम है, ये भी हम कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स का काम है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो मुझे ये था कि यार मैं इतनी अकल शुक्र है मेरे अंदर थी कि मैं अब्बा जी से कहा कि अब्बा जी नहीं, मैं मेरा पहला बिज़नेस है और मैंने ये सुना है कि बिज़नेस करना आसान नहीं है और पहले बिज़नेसेस अक्सर फेल हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई हेफ़्टी अमाउंट मैं एक बिज़नेस में लगा दूँ और फिर वो मुझे ना एक्सपीरियंस ना होने की वज़ह से वो ना चले और फिर हम सारे बैठे हों कि ये क्या हो गया। तो अब्बा जी ने कहा फिर क्या प्लान है? तो फिर मेरा हुँ। जो शौक था फ़िटनेस का जो हाँ, एक तब चल तक तो रहा मेरे था। ख्याल से जिम की रूटीन शुरू हो चुकी थी। तब तक मेरे ख्याल से कोचिंग नहीं कर रहा था, लेकिन अपने ऊपर ही वर्क चल रहा था उस वक़्त, है ना? कोचिंग कोचिंग तो मैंने बहुत लेट शुरू की है। मैं मतलब जिम तो रेगुलर जाता रहा हूँ, मतलब रिलिजियसली हुँ, जाता रहा हूँ। ओ लेवल्स के आखिरी साल से लेके पूरा ए लेवल्स, यूनिवर्सिटी लाइफ। मतलब हुँ, यूनिवर्सिटी में तो ये था कि डाइट भी इतनी कोई खास नहीं थी, लेकिन जिम का डे कोई स्किप नहीं करना, बस जिम जाना ही हुँ, जाना है। वो फ़र्ज़ नमाज़ की तरह एक पार्ट ऑफ द डे था कि ये करना ही करना है। तो उसके बाद बस फिर मैंने कहा कि मैं इसी तरह कोई फ़िटनेस ब्रांड जो है ना अपना शुरू करना चाहता हूँ। 2-3 ब्रांड्स को बाहर देखता था, जिमशार्क हो गया है, एक तो यंग एले था, रॉ गेयर था, उसके अलावा एडिडास, नाइकी, इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी मुझे। हुँ, तो मैंने कहा कि इसी तरह कुछ ना पाकिस्तान में शुरू करना है कि लोगों को अच्छी क्वालिटी, जो मतलब जो चीज़ वो एडिडास, नाइकी पे 15-15, 20-20 हज़ार की ले रहे हैं, तो हुँ, वही अगर क्वालिटी हम उनको 3000, 4000 की, 2000 की रेंज में दे सकते हैं। तो मतलब ये एक अच्छा बिज़नेस मॉडल है और वो लोग भी हुँ, सारे मोस्टली प्रोडक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश से ही करवाते हैं, हुँ, नाइकी, एडिडास वगैरह। तो सियालकोट की पूरी मार्केट थी, मुझे था कि इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो अब्बा जी ने कहा कि अच्छा चलो कंटिन्यू करो इसको। फिर मैंने उस पे सारी रिसर्च एंड सारी जो पीछे प्लानिंग होती है, 2-3 दोस्त थे मेरे जो पहले से बिज़नेस कर रहे थे, उनके साथ बैठा, उनसे आइडियाज़ लिए, उनसे डिस्कस किया। हुँ। तो वो फिर मैंने बस मतलब रिसोर्सेज़ अपने कैटर करना शुरू कर दिए, कहाँ-कहाँ से मेरे पास क्या-क्या रिसोर्स निकल फ़ायदा सकते हैं। इसलिए भी तो हो गया ना कि पहली वो जिम वाली कम्युनिटी में तो पहले ही थे। और दोस्त यार हमारे आगे पीछे भी थे। फिर एलएससी जाने का ये फ़ायदा हुआ कि एलएससी में जो जिस तरह की जो क्लास आती है, वो क्लास बड़ी रिसोर्सफुल है। हुँ, मतलब जो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनते हैं या जो आपके सीनियर्स होते हैं, पहले साल हॉस्टल में रहने का ये फ़ायदा हुआ कि जो सीनियर्स थे उनसे बहुत अच्छी बन गई थी, तो आई न्यू कि हर बंदे की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन क्या काम करता है। तो उसी उसी सीनियर्स में से एक मेरे दोस्त थे, नवील नवील भाई। तो उनका मुझे याद पड़ा पड़ा कि सियालकोट में ही बिज़नेस है और इसी चीज़ का बिज़नेस है, वो स्पोर्ट्स वियर ही बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि मैं इस तरह अपना एक ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप आ जाओ सियालकोट। तो मैं सियालकोट गया, तो मैंने उनका स्कोप ऑफ वर्क देखा, तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ी-सी टेंशन हो गई। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही जो है ना हुँ, इंटरनेशनल ब्रांड्स को डील कर रहे हैं, तो मेरा तो अभी छोटा-सा ब्रांड है, ये पता नहीं मेरा काम करेंगे या नहीं करेंगे। वो हुँ, ज़ाहिर है क्वांटिटीज़ का मसला होता है, उनकी बाहर 2-2 हज़ार क्वांटिटी जा रही है पर पीस। मैं अब उनसे कहूँ कि मुझे नहीं 50-60 क्वांटिटी चाहिए, हुँ, तो वो उनका वर्क फ्लो भी डिस्टर्ब होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेके और उन्होंने जो इनिशियल पुश मुझे चाहिए था ना बिज़नेस में, वो उन्होंने मुझे दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप मतलब क्वांटिटी थोड़ी-सी बढ़ा लो, 50 के बजाय आप 100 पे ले आओ, तो मैं आपको जो है ना मैनेज कर दूँगा। तो बस फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ काम। इनिशियली स्टॉक बनवाया, अपना वेबसाइट बनवाई, हर चीज़ किया। अब सारी चीज़ स्टार्ट हो गई। इनिशियली जो आपका आपका बिज़नेस शुरू होता है ना, वो आपके अपने रेफ़रेंस सर्कल से शुरू होता है। मतलब जब आपने कोई काम शुरू किया, तो आपके दोस्त यार सबसे पहले आगे वो आपको क्रिटिक भी करेंगे। जो लोग और मतलब जो पॉज़िटिव क्रिटिक है, वो आपको लेनी चाहिए कि अच्छा ये जेन्युइन मसला बता रहा है कि ये मेरी चीज़ में है, तो मुझे इसको फ़िक्स करना है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो आपको पॉज़िटिव रिव्यू भी देंगे। तो इनिशियली तो मेरा जो अपने सर्कल में जो रेवेन्यू कलेक्शन थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हो गई। तो बस उसके बाद फिर जब बिज़नेस को थोड़ा-सा कह लेंगे ऑनलाइन की तरफ एक्सपेंशन की बारी आई कि अब अच्छा ऑनलाइन भी एड्स रन करनी है और ऑनलाइन भी सेल्स निकालनी है, वहाँ पे फिर मुझे जो है ना बहुत मुश्किल फेस करनी हुँ, पड़ी। क्योंकि ना कोई एक्सपीरियंस था, ना एड चलाने आते थे, ना इन चीज़ों का आइडिया था, कुछ भी नहीं था। तो बस वहाँ पे फिर बहुत स्ट्रगल किया और मतलब 2-3 दफ़ा फिर ऐसे हुआ कि मैंने एजेंसी से बात की कि मेरी एड्स वग़ैरह आप चला दें। प्रोडक्ट मेरे पास है, आप मेरा शूट करें, उसके बाद आप इसको रन करें।
तो उन तो ये लोगों सब ने भी स्टार्ट कितने बजट से किया था? कि वो तो चलो ठीक है कि बाद में तो बंदा ग्रोथ स्ट्रैटेजी तो अपनी बनाता रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब भाई जो थे उन्होंने हेल्प की थी, वो तो चलो जुगाड़ आपका लग गया ना, क्योंकि हर बंदे के पास इस तरह का बंदा होता नहीं जो हेल्प करने को आए किसी के लिए। उस लेकिन वजह वो से भी थोड़ा मुश्किल वो होता है। ज़्यादा मुफ्त में तो हेल्प नहीं की उन्होंने, अपनी तो कॉस्ट तो चार्ज की ना जो वो चार्ज कर रहे थे। वो ये था कि बस उन्होंने क्वांटिटी वाइज़ थोड़ा अच्छा फ़ेवर दे दिया, वरना सियालकोट में आपको मतलब मुश्किल ही मिलता है 200 250 इनिशियल रुपीज़। बजट लेके कितना चल रहे थे, जितना जिससे स्टार्ट किया था ओरिजिनली? मैंने इनिशियली अब्बू से 10 का बजट लिया था, 10 हम्म। लाख रुपए। हम्म। तो उसमें फिर ये था कि हमारी जो पहला स्टॉक बना था, वो हमारा तकरीबन 6 टू 7 लैक्स का स्टॉक बना था। हम्म। जिसमें हमारी मल्टीपल आर्टिकल्स थे, ट्राउज़र्स, टी-शर्ट्स, टैंक टॉप्स एक्सेट्रा सारी। और उसके अलावा जो वेबसाइट, ब्रांडिंग और मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ़ी का सामान लिया था, वो कर के तो मतलब हर चीज़ मिला के आप कह लो कि 8 9 या 10 के अराउंड जो है ना टोटल बजट हो गया था। हम्म। तो उसके बाद बस फिर 2-3 एजेंसी से बात की, क्योंकि अब अपने सर्कल में तो सबको सब चीज़ें दे दी, जिसको जो-जो चाहिए था वो ले गया। अब हाँ, वो इसको एक हद तक ही होता नहीं, कब तक आप बैठ के आईफोन के साथ फोटो शूट्स कर सकते हो या पीछे दीवार पे चादरें लगा के और इस तरह की चीजें कर करके। तो बस फिर वो ऑनलाइन जब उसको एक्सपेंड करना था, तो बस वो खुद से पहले नहीं हुआ, बड़ा बजट उसमें लगाया। मतलब कोई 40-40 हज़ार का करके 3-4 दफ़ा लॉस किया खुद से एड्स रन करके, लेकिन सेल्स नहीं आई। तो उसके बाद 2-3 एजेंसीज़ को रीच आउट किया, वो एजेंसीज़ वालों ने भी पैसे खा लिए। हम्म। उन्होंने भी कोई इतना रिस्पॉन्स टिपिकल नहीं दिया। पाकिस्तान का प्रॉब्लम। हाँ, फिर मुझे मतलब जिस भी एजेंसी के पास जाता था ना, वो मुझे अलग रास्ते लगाता था। कि वो मुझे कहता था कि नहीं, आपकी एक एजेंसी कहेगी आपकी वेबसाइट में मसला है, आपकी वेबसाइट दोबारा रिवैम्प करनी है हमने सारी। हम्म। वेबसाइट पे उन्होंने ट्वीक्स किए अपने, उसका उन्होंने जी 30-40 हज़ार रुपया मेरे से ले लिया कि जी ये तो वेबसाइट पे। उसके बाद भी सेल्स नहीं आ रही। फिर एट द एंड वो एजेंसी कहती है कि आपको हमारी समझ नहीं आ रही, तो आप किसी और को देख लें। दूसरी एजेंसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, आपका जो शूट हो रहा है ना, आपका फ़ोटो शूट, वो क्रिस्प क्वालिटी इमेजेस नहीं आ रही, तो जब तक वेबसाइट पे क्रिस्प क्वालिटी इमेजेस नहीं जाएँगी, तो आप जो है ना ये सेल्स नहीं लेके आ सकते। अच्छा जी, शूट कर लिया, शूट के लिए जी 60-70 हज़ार रुपए का बजट शूट पे लग गया। ठीक है, उसके बाद फिर नहीं आई तो फिर 2 दूसरी सेकंड दे एजेंसी दिए मुझे फिर। आवाज आ रही है ना इसकी? हाँ, अच्छा बड़ी जी। शुक्रिया। अच्छा, दूसरी एजेंसी के पास गए, 60-70 हज़ार का जी उस पे फोटोशूट का बजट बनाया फिर। लगा दिया। तो बस इस तरह करके मतलब जस्ट केप्ट ऑन गोइंग फॉर अ व्हाइल, और फिर उसके बाद बस फिर यही सोचा कि अच्छा थोड़ा ठहर जाते हैं, मतलब इतनी स्पीड से जो आगे जा रहे हैं और बन कुछ नहीं रहा, तो फिर अब रुक के ज़रा एनालाइज़ कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो हम्म। बस फिर रुका ज़रा, उसके बाद फिर एक और दोस्त थे जो कि मुझे बाद में पता चला कि तो अपनी सोशल मीडिया एजेंसी रन कर रहे हैं ऑलरेडी। बस दूर के ज़रा ताल्लुक थे, तो उनसे फिर सलाम दुआ की, उन्हें बुलाया। उनसे हम्म। बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस की। उन्होंने फिर मुझे एक चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि देखो, कोई एक चीज़ कभी भी ऐसी नहीं होती कि मतलब इस वजह से आपका बिज़नेस नहीं चल रहा। इट हैज़ टू बी ऑल ऑफ द थिंग्स इंटीग्रेटेड, मतलब आपका शूट भी अच्छा होना चाहिए, आपका वेबसाइट भी अच्छी होनी चाहिए। आपने अपने बिज़नेस को एज़ अ कंज़्यूमर पर्सपेक्टिव सोचना है कि मैं एज़ अ कस्टमर जब आपकी लैंडिंग पेज पे आ रहा हूँ, तो इज़ इट ईज़ी फॉर मी टू स्क्रॉल थ्रू योर वेबसाइट एंड लुक एट द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स मैं देख रहा हूँ, उनकी क्वालिटी मुझे किसी हद तक समझ आ रही है, अपने जो मैं देख रहा हूँ कि वो यही चीज़ मुझे डिलीवर होगी। और फिर उसके बाद इट कम्स डाउन टू वंस ही हैज़ परचेज़्ड द प्रोडक्ट, तो वो परचेज़िंग प्रोसेस उसके लिए कितना ईज़ी या स्मूथ है। और फिर सबसे जो बड़ी चीज़ होती है, वो होती है कि आपकी जो ब्रांड इमेज एक बंदे के ज़हन में जा रही है वो। तो अब आप नाम तो आपको पता होगा, अल्फा रेगेलिया जो नाम रखा था, फिर हम्म। इसको बड़ा सोच के रखा था, उस टाइम पे ब्रांडिंग का बड़ा ज़हन हाँ, में इसका था। क्या राज था? अल्फा अल्फा का जो अल्फा तो मतलब चल समझ लगती है, आगे जो इतने इटालियन दे मारी है उसका क्या करना है? वो बस ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे दोस्त के साथ, तो उसने मुझे कहा कि यार कोई और लैंग्वेज में वर्ड देखना। हम्म। तो मेरे ज़हन में यही था कि कोई ऐसा जो अल्फा को डिनोट करता हो और साथ कोई प्रीमियम का टच एक उसमें आता हो। हमारा तो एक ऐसे कॉमन दोस्त है ना जिसको बहुत शौक है दूसरे लैंग्वेज में स्टेटस कैप्शंस लगाने का अपनी वीडियोस पे, पिक्चर्स पे। बॉडी बिल्डर ही है भाईजान। ऐसा एक कौन ही है? हमारे जो एक ही दोस्त है हमारा कॉमन, ब्रो, लंबा चौड़ा, बॉडी बिल्डिंग करता है, बड़े शौक से स्टेटसेस लगाता होता है। तो मैं कहा चल, मुझे लगता कि मैंने कहा अच्छा, वहां से शायद इंस्पिरेशन आई हो। नहीं, उधर से नहीं आई। तो बस फिर वही दोस्त ने कहा कि इसको देख, तो मैं लैटिन लैंग्वेज में ना मैंने प्रीमियम लिखा। तो लैटिन लैंग्वेज में प्रीमियम रेगालिया या रीगल के नाम से ना हम्म। वो डिनोट होता है।
तो बस फिर मैंने कहा इसको उठा लेते हैं, साउंड्स गुड। अल्फा रेगेलिया 4-5 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यार लग तो इंटरनेशनल रहा है। तो मैंने कहा कि बस चलो बिस्मिल्लाह करते हैं इस पे। तो बस फिर वो नाम रख लिया। उसके बाद द एंटायर कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड अराउंड कम्युनिटी बिल्डिंग। ठीक है, हम्म। मतलब कम्युनिटी ऑफ पीपल जो कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू अचीव देयर गोल्स, फिटनेस या इंडस्ट्री में जरूरी है कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत। सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, और मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट लेके उसके बाद फिर इसको इंटायरली दोबारा से रीब्रांडिंग की तरफ किया। फिर एक पॉइंट आया कि जब चीज़ें समझ आना शुरू हुई तो बजट एग्जॉस्ट हो गया था। गलतियां कर करके बजट हम्म। एग्जॉस्ट हो गया। तो बिजनेस बस कह लो कि स्टैग्नेंट हो गया बहुत ज़्यादा। हम्म। ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, मतलब जो समझ आ रही है कि इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। तो बस फिर उसको दोबारा से पहिए को चलाने के लिए जो बजट चाहिए ना वो था नहीं। और हम्म। वालिद साहब को मांगते हुए अब मुझे हिचकिचाहट हो रही थी। मैंने कहा कि यार नहीं, बस अब थोड़ा जो है ना काफ़ी हो गया है। अब फिर खुद कुछ करते हैं। तो फिर वो टाइम आया कि मतलब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यार चलो जॉब करके देखते हैं, क्या पता कोई सेविंग्स हो जाएँ और फिर हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करें। तो बस फिर एक दोस्त ने कहा, मैं मतलब इतना आलसी था जॉब के मामले में कि मैंने अपनी ना सीवी बनाई हुई थी, हम्म। ना मैंने कोई जॉब्स लुकअप की हुई थी। तो बस ऐसे ही एक दिन दोस्तों के साथ चाय पे बैठे हुए थे, तो मैंने एक दोस्त से कहा कि सब जॉब्स कर रहे थे उस वक़्त जो इधर मुल्तान में थे। तो मैंने उन्हें कहा कि एक दोस्त को कहा कि यार कोई ओपनिंग आए तो मुझे बता देना, मैं अभी देख रहा हूँ कोई जॉब। तो उसने फिर मुझे कहा कि यार ये एजेंसी 21 है, ये इसकी ओपनिंग आई हुई है, तो आप ना इसमें अप्लाई करो, मुल्तान ऑफ़िस के लिए आई। हम्म। अच्छा ख़ैर मैंने सीवी बनाई, मैंने अपने दोस्त को ही फॉरवर्ड कर दी। मैंने कहा यार तुम जो है ना अपने मुल्तान वाले जो भी उधर हायरिंग कर रहे हैं ना उनको फॉरवर्ड कर दो। उसने वो फॉरवर्ड कर दी, मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई। तो अब आई इवन डिड नॉट लुक अप कि एजेंसी 21 है क्या? मतलब मुझे अच्छा, नाम तो से ये नहीं आइडिया था कि रियल एस्टेट से डील करते हैं, बस ऐसे ही। कुछ आइडिया नहीं था। मतलब मुझे ये था कि अच्छा चलो नाम मेरे ज़हन में ये था कि एजेंसी 21 इज़ मोर लाइक अ मार्केटिंग एजेंसी। तो मार्केटिंग का कोई काम होगा। मेरी क्योंकि डिग्री मार्केटिंग में थी तो मैंने कहा कि चलते हैं यही देखते हैं। तो अब मैं जॉब के लिए गया तो वहाँ पे जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू मेरा बड़ा एक्सटेंसिव इंटरव्यू हुआ। 40 मिनट्स का तकरीबन पहला इंटरव्यू मेरा था आउट ऑफ ऑल दी जो भी आए हुए थे लोग वहाँ पे। हम्म। तो सीम्स लाइक दे लाइक मी, और मतलब उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी आप ऑन बोर्ड हैं। और बस फिर उसके बाद जब हायरिंग हुई, अब एजेंसी 21 इंटरनेशनल वाज़ अ वेरी कह लें कि कॉर्पोरेट सॉर्ट ऑफ सेटअप हम्म। एंटायरली। मतलब हमारा वो उस तरह का रियल एस्टेट होना मेरे लिए एक मतलब और ही सोच थी कि यार पाकिस्तान में भी ऐसा रियल एस्टेट होता है। बड़ी वहाँ पे हायरार्की फॉलो हो रही है, प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग हुई हुई है, हर चीज़ सिस्टमैटिक है। तो और फिर जो सीईओ थे वहाँ के वो बड़े इंस्पायरिंग थे इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस। तो मतलब उनकी एनर्जी और होती थी। तो उनको देख के मुझे शौक हुआ कि नहीं, इफ़ आई एम लुकिंग इनटू माय बिज़नेस इन फ्यूचर तो मुझे ऐसा बिज़नेस बिल्ड करना है जो इतना ही सिस्टमैटिक हो, इतना ही उसकी हायरार्की फॉलो होती हो और हर चीज़ जो है ना इस तरह से हो, ऑटोमेट हुई हो हर चीज़। तो मैंने कहा कि अब मैं यहाँ रुकूँगा, डेढ़ 2 साल लगाऊँगा, जितना मैंने सीखना होगा वो मैं सीखूँगा। तो बस फिर विदिन 6-7 मंथ्स आई एक्सेल्ड। मैंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया वहाँ पे। तो रियल एस्टेट में थोड़ा सेल्स का शुरू से शौक था। मूवीज़ भी ऐसी देखी हुई थी सेल्स रिलेटेड, तो मुझे पता था कि जिस बंदे को सेल्स आती है ना वो मार नहीं हम्म। खाता कभी। हाँ। तो बड़ी जल्दी मैं सेल्स को वहाँ पे मतलब अच्छी टॉप परफॉर्मिंग हो गया पूरे ऑफिस में। आई लेड लेड द ऑफिस बाय रेवेन्यू, मतलब हर चीज़ जो मेरे से पहले ही बैठे हुए साल 2 साल से उनसे भी आगे हो गया। हम्म। गॉट प्रमोटेड एज़ अ टीम लीड। तो मतलब जो विदिन जॉब करना स्टार्ट करने से 7 टू 8 मंथ्स लेटर आई वाज़ अ टीम लीड और मेरे नीचे 6 लोगों की टीम आ चुकी थी। तो वो बड़ा एक शिफ्ट था। फिर उनको मैनेज करना, हर चीज़ को मैनेज करना, वो फिर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की और बहुत सीखा जॉब में। मतलब लिटरली जो चीज़ें आपके अंदर मतलब कह लें कि जो डेवलप करती हैं ना एक बिज़नेस माइंडसेट, वो आपको जॉब से ही मिलती है। जाहिर। या जो मुझे कहते थे कि माइंडसेट जॉब ना भी डेवलप करे, डिसिप्लिन एटलीस्ट डेवलप कर जाता है। आपका दिमाग इस तरीके से खुलना शुरू हो जाता है जो आपने कभी भी सोचा भी नहीं होता कि यार अच्छा रियल लाइफ, जो बेसिकली बचपन में हम सुनते थे, बड़े कहते थे प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो पता चलेगा। तो वो फिर जेन्युइन बात है कि आपका दिमाग इस तरीके से खुलना शुरू होता है, आपने पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता अनलेस आप एक दफा नौकरी करो किसी और के लिए। असल में थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ना माइंडसेट का भी ये होता है कि मतलब एक एक बंदा आ रहा है, रोज़ काम पे उठ के आ रहा है, उसकी नीयत ये है कि अच्छा यार मुझे महीने के एंड में सैलरी मिल जाएगी। बस चल सो चल काम है। वो एक रैट रेस में फँसा हुआ है, वो हर महीने हम्म। बस वही सर्कल चल रहा है, जब तक उसको जॉब सिक्योरिटी से कंसर्न है। मेरा माइंडसेट और था। मैं रोज़ जब जॉब पे जाता था, मुझे होता था कि आज मैं ये चीज़
चाहूँगा कि मैं सीखूँ। तो मैंने वहाँ पे अकाउंटेंट के साथ भी बैठे रहना, गप्पे लगानी, उससे सीखना कि ये अकाउंट्स कैसे मैनेज कर रहा है। जो हमारी फ्रंट डेस्क पे ऑफिसर थी, उनके साथ बैठे रहना, मैंने उनसे कहना कि अच्छा ये पेटी कैश क्या होता है? ये जो छोटे-छोटे लॉजिस्टिक्स के काम है, ये किस तरह हो रहे होते हैं? तो मेरा माइंडसेट ज़रा उस तरह का था कि मैं सिर्फ़ रोज़ आता था तो मुझे था कि ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, हम्म। ताकि मैं अपने बिज़नेस में इन फ्यूचर एम्प्लॉय कर सकूँ। हम्म। तो बस फिर उसके बाद ये हुआ कि रियल एस्टेट मार्केट बहुत डेड हो गई पाकिस्तान में। ना कोई सेल्स, और एक्सट्रीम प्रेशर सीनियर्स की तरफ से कि आप सेल्स क्यों नहीं ला रहे? जब है ही नहीं, बाइंग हो ही नहीं रही हाँ, कहीं पे। जाहिर है, तो हालात सबको ही पता है। तो फिर मैंने अभी सिर्फ मतलब सोचा ही था कि मैं शिफ्ट करता हूँ अपना प्रोफ़ेशन ना, या तो किसी मार्केटिंग एजेंसी में जाता हूँ या फिर लाहौर, इस्लामाबाद कोई ऑप्शन देखता हूँ। तब मैं एज़ अ मेंबर बुच एथलेटिक्स में जिम करने आ रहा था। हाँ, चल, अब इधर इधर ब्रेक लगा। यहाँ पे तूने सोचने तक का शुरू किया हुआ है कि ठीक है अब ये शुरू करना है। अब ये बेसिकली एक सेकंड सेकंड हसल चलनी शुरू हो जाएगी हुँ, अल्फा के साथ साथ। तो इस साथ-साथ। पॉइंट पे तूने अल्फा वापस शुरू कर दिया हुआ है या नहीं? अल्फ़ा वापस शुरू कर दिया हुआ है, बहुत हद तक रिकवर भी हो गया हुआ है। जो हाँ। मतलब सिंस आई वाज़ डूइंग रियल एस्टेट, तो आपको पता है रियल एस्टेट में कमीशंस अच्छे होते हैं। हम्म। तो पैसे जब मत जो चाहिए थे वापस रीस्टार्ट करने के लिए वो बन गए। वो मतलब जो सेल्स वगैरह की, वहाँ से अच्छे कमीशंस आए, तो मेरे पास कुछ अमाउंट्स इकट्ठी हो गई, उसमें से कुछ मैं घरवालों पे स्पेंड कर देता था, कुछ मैं वापस बिज़नेस में पूल इन कर देता था। हम्म। तो वो एक जो इनिशियल पुश चाहिए था ना, वो मिल गया दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए व्हील को। लेकिन ये अब जाहिर है अल्फा तो फिर पीछे साइड पे चल रहा था, नहीं इतना तो नहीं होगा कि आप का सारा कुछ सस्टेन कर सके कम्प्लीटली। हाँ, तो इतना इसलिए अब नहीं था। शायद में कुछ और करने की जरूरत है। अब एजेंसी चल नहीं रही, तो इसके बाद फिर जब सेकंड वेंचर शुरू हुआ है, जो इवेंचुअली फिर एक वो भी एक तरह का बिजनेस मॉडल में ही चला गया। हुँ। तो तो उसमें यार। हुआ ये था कि बस एक यूनिवर्सिटी के बाद से आई थिंक दी अल्फा रेगेलिया वाज़ द ओनली पॉइंट जहाँ पे मैंने अपने घरवालों से पैसे लिए थे टू स्टार्ट अ बिज़नेस, वरना उसके बाद से मुझे अंदर से ये चीज़ होती थी कि नहीं यार, अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, जो करना है खुद ही करना है। हम्म। और फिर वन्स आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द जॉब सर्कल, तो फिर ये चीज़ और रीइंफोर्स हो गई कि नहीं, अब तो पैसे कमा रहा था, और अपने पैसे कमाने का ना, आपको पता है, एक अपना मज़ा होता है। व्हेन यू आर हाँ, नॉट जाहिर। आंसरेबल टू एनीवन, आप अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हो, आप फिर घर वालों को भी देते हो, वो भी खुश होते हैं इस चीज़ पे। तो वो फिर मुझे था कि ये चीज़ नहीं छोड़नी। तो हम्म। अब मैं ऑप्शंस देख रहा था, और मैं एज़ अ मेंबर बुच एथलेटिक्स, जो हमारा जिम जहाँ पे मैं अभी हूँ, तो वहाँ पे एज़ अ मेंबर जा रहा था, तो वहाँ के जो एक सेकंड सीईओ इधर ही हैं। ब्रेक लगा दे। आया। तो बुच एथलेटिक्स में मेंबर थे पहले, एज हाँ, मतलब रेगुलर जिम मेंबरशिप थी, वर्कआउट करने जा रहे थे सारा कुछ। हाँ, एग्ज़ैक्टली, और वहाँ पे जो उनके सीईओ हैं बाबर भाई, उनसे ज़रा हाँ। गपशप अच्छी होती रहती थी। तो अभी मतलब मैं कभी-कभी ना बैठ के सोचता हूँ कि जो मेरी लाइफ़ की डायरेक्शन रही है ना अभी तक, वो मतलब बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं रही। मतलब कभी-कभी ऐसे लिटरली फ़ील होता है कि हर चीज़ जो है ना, बस अल्लाह चला देता है खुद ही। और मतलब कि मुझे आई फ़ील कि कभी-कभी चीज़ें मुझे ना बहुत ईज़ी मिल जाती हैं, जिनके हाँ। लिए मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मतलब मुझे वो स्ट्रगल से नहीं गुज़रना पड़ता। तो अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैं कुछ चेंज करूँ, और दूसरा, मैं रोज़ सूटेड-बूटेड होके ना थक गया था लाइफ़ में। मैं चाहता था कि कोई ऐसी जॉब हो कि मैं पजामों में जाऊँ, टी-शर्ट पहन तो नवाब है ना। बस वो कोई अल्लाह ताला ने सुन ली, वो बाबर भाई ने मुझे कहा कि यार, मैं इस तरह इस जिम को ना एक्सपैंड कर रहा हूँ टुवर्ड्स अ न्यू कॉम्प्लेक्स। तो हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं एंटायरली। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ना वहाँ पे मुझे जॉइन करो। क्योंकि मतलब कहते हैं कि मेरे पास ना, मतलब आई हैव द मैन पावर, बट आई डोंट हैव द ब्रेन्स दैट रिक्वायर्ड टू रन द प्रोजेक्ट। तो अच्छा। कहते हैं कि मेरे साथ मेरे जैसे और भी माइंड्स में चाहिए, ताकि हम इसको अच्छे से चला सकें। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं आपको ना सोच के बताऊँगा। तो मैंने फिर सोचा इस पे, और फिर मुझे लगा कि इट वाज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ज़ाहिर है, एक कॉर्पोरेट सेटअप को छोड़ना, इधर घरवालों की भी थोड़ी-सी रेज़िस्टेंस आई कि नहीं, ये तो किस तरह की जॉब जॉब होगी, या सिक्योर है वगैरह वगैरह। हाँ, ये तो किस तरह की जॉब है, तो ये वो। मैंने कहा कि नहीं, मैं बस जो है ना करना चाहता हूँ। एक शौक भी है, और सुना था कि शौक को अपना मतलब अगर आप प्रोफ़ेशन बना लो, तो वो नौकरी लगती नहीं है, फिर वो एक और ही सिलसिला शुरू हो जाता हम्म। है। तो बस फिर मैंने बाबर भाई से कहा कि ठीक है, बाबर भाई से मैंने पूछा कि आप मुझे बताएँ कि मुझे करना क्या-क्या? अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे भी शायद कोई ऑफ़िस जॉब होगी मुझे। तो बाबर भाई खुद इज़ नॉट एन ऑफ़िस गाय। वो आपको सारा दिन बुश-बिलास में चलते-फिरते नज़र आएँगे, और जिम में ही लैपटॉप लेके बैठे होंगे एक साइड पे, वहीं उनका काम चल रहा होता है। तो वो कहते हैं कि यार, यही जिम आपका ऑफ़िस है। आप मॉर्निंग शिफ्ट में आओ, इधर ही कोचिंग भी करो, साथ ये भी करो।
तो बस फिर तब मैंने जो है ना शिफ्ट किया इंटायरली, एक प्रोफेशन शिफ्ट करना। इसी बीच में मेरी शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर वो पहली कुछ हाँ? पहली माशाल्लाह, हाँ, पहली शादी है ये भाई की अभी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहली शादी हाँ, हो गई। और पहली और आखिरी। अच्छा, हाँ, वही वही सही कह रहा है। योर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। तो उसके बाद फिर बस उसकी भी कुछ रहमत हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ जो है ना और स्मूथ हो गई। तो हाँ, बस चलता रहा सिस्टम। इनिशियली फिर कोचिंग स्टार्ट की। फिर मुझे हुआ कि यार मैं अगर यहाँ कोचिंग दे रहा हूँ तो ऑनलाइन भी तो दे सकता हूँ। ऑनलाइन पूरी इतनी बड़ी मार्केट पड़ी है तो व्हाई नॉट? तो तो इनिशियली तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये अब सेकंड बिजनेस शुरू होना शुरू। जो बुच वाली कोचिंग है वो बुच के अंडर आती है, वो पर्सनल के अंडर आती है? नहीं, दैट इज़ अंडर बुच। मतलब उसका ये होता है कि ठीक है। मुझे कुछ फ़ी जो जो भी मैं पर्सनल ट्रेनिंग चार्ज करता हूँ, उसका कुछ पोर्शन बुच को वापस देना पड़ता है एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म फ़ी, कि मैं उनका हम्म। प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन है वो तो फिर एंटायरली मतलब जाए। कंप्लीटली हाँ, मेरी है। तो उसमें ये हुआ कि फिर मैंने एक एक मेरा दोस्त था, वो इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी अच्छी खासी फ़ॉलोइंग है उसकी। तो वो हम्म। भी उधर ही जिम आ रहा था। तो मैंने उसे कहा कि मैं तुझे फ्री कोचिंग देता हूँ फॉर 90 डेज़। तो इसको हम ना इन कंटेंट फॉर्मेट इसको कवर करते हैं। तो उसने वो पहली वीडियो लगाई, वहाँ से मुझे 5-6 मेरे पहले ऑनलाइन क्लाइंट्स मिल गए। तो फिर वो सिस्टम चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी काफ़ी एक्सेल तो हो गया बेसिकली था। 3 एंडेवर एक साथ चल रहे हैं इस वक्त। 3 एंडेवर्स एक साथ चल रहे हैं, जॉब भी चल रही है, ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग भी चल रही है और और अल्फा अल्फा भी चल रिगेलिया। रहा है साथ। अल्फा रिगेलिया में फिर इट केम टू अ पॉइंट कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको उस तरीके से मैनेज नहीं कर रहा हूँ जिस तरह मुझे करना चाहिए, क्योंकि टाइम ज़ाहिर है, फिर टाइम भी तो लिमिटेड है ना, आपके पास 24 हम्म। आवर्स हैं ओनली। और उसमें सोना भी है, उसमें ज़ाहिर है बाकी टाइम फैमिली को भी देने हैं। तो बस फिर मुझे लग रहा था कि आई नीड मोर मैन पावर, या मुझे थोड़ी सपोर्ट और चाहिए। तो फिर इतने में ही मैंने कहा ना, वो अल्लाह ताला चीज़ें आसान कर देते हैं। तो जैसे मैं कुछ सोचता हूँ, वो अल्लाह ताला रास्ता खोल देते हैं सामने से। हम्म। वो अली खाकवानी याद होगा आपको? जिशान का छोटा कजन। ज़ीशान का छोटा कज़न, मेरा क्लास ओके। फेलो। हाँ तो हाँ, ठीक है। ही वाज़ माय क्लास फेलो सिंस क्लास 3। हाँ, याद अब है मुझे। हर बंदे की ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, आई कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ठीक हम्म। है, मैं जो है ना डिफरेंट एक काम को डिफरेंट तरीके से करने का सोचता हूँ। मेरे पास 5-6 ऑप्शंस निकल आते हैं कि इसको ऐसे भी कर हम्म। सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा क्रिएटिव माइंड है मेरा। लेकिन हम्म। जहाँ नंबर्स आते हैं तो नंबर्स में मैं बिल्कुल ही फ़ारिग हूँ। हाँ, मैं मैथ्स, तो ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही नहीं आती ना मैं। ये बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ। थोड़ा-सा जो बिज़नेस आप कह लेंगे डामाडोल होता था, वो इस वज़ह से भी होता था कि मुझे मतलब आई हैड नो आइडिया कि व्हाट्स कमिंग एंड व्हाट्स गोइंग आउट, या होता भी था तो कंप्लीट ट्रैक नहीं होता था, एक-एक चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है। तो उस पॉइंट पे फिर अली मेरे पास आया एक दिन, बैठे हुए थे हम, तो अली ने कहा कि यार व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ टेकिंग मी एज़ अ पार्टनर विद यू। तो मैंने कहा कि यार मतलब कह तो अच्छा रहा है, मैं इसको जानता भी हूँ बचपन से, ट्रस्ट भी मुझे इस पे है एंड ही इज़ गुड विद नंबर्स, जो हम्म। मेरी। तो तो मैंने कहा कि अच्छा चलो हम इस पे सोचते हैं। मैंने कहा कि अब उसने मुझे कहा कि हम दोनों ना इस पे इस्तिखारा करते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस्तिखारा करते हैं। अब मैंने जब इस्तिखारे की दुआ की तो बस अल्लाह अल्लाह की तरफ से एक दिल मुतमईन हो गया कि नहीं, आई शुड गो विद इट। तो बस फिर दिल मुतमईन हुआ तो उसको बिठाया। अब सबसे पहली बात उसने जो अच्छी की वो ये की कि बिफोर वी टॉक अबाउट कि बिज़नेस किस तरह एस्टेब्लिश करना है या आगे किस तरह चलना है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर एंड व्हाट माय वीकनेसेस आर। हम्म। या मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और तुम्हारी क्या वीकनेसेस हैं। तो वो जब हम दोनों ने बैठ के अपना स्वॉट एनालिसिस किया, हम्म। तो जब दोनों हमने पेजेज़ आमने-सामने रखे, तो जो मेरी वीकनेसेस थीं, वो सारी उसकी स्ट्रेंथ्स थीं, और जो उसकी वीकनेसेस थीं, वो सारी मेरी स्ट्रेंथ्स थीं। तो इट बिकेम लाइक अ परफेक्ट मैच। तो बस फिर व आप आ गया उतनी ही इन्वेस्टमेंट लेके जितनी मैंने की हुई थी। तो वो इन्वेस्टमेंट भी आ गई, डिवाइड भी हो गया, वर्कलोड भी डिवाइड हो गया, हर चीज़ डिवाइड हो गई, तो बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सस्टेन कर रहा है वो अपने आप को, अल्फा जो है कम्प्लीटली? अब सस्टेन कर रहे हैं। अभी भी अच्छा। ज़ाहिर है बिज़नेस एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में, कर रहे हो, मसले बहुत हैं, लेकिन इट इज़ गोइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। तो बेसिकली अब ये 3 वेंचर्स एक साथ चल रहे हैं, बीच में अल्फा के साथ एक पार्टनर आ गया बीच में। तो वजह सारी ये सारी इतनी बड़ी स्टोरी हमारी करने का जो ओरिजिनल वजह ये है कि एक ग्रैंडर स्कीम या विजन बेसिकली समझ लो एक तरह का है कि पाकिस्तान में स्पेशली अरसे दराज तक हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी उनका वही वाला सिस्टम था कि यार इस तरह कोई काम हो जो सुबह तुम उठो, रोज सुबह तुम 7 बजे शेव करो, पैंट शर्ट पहनो, टाई लगाओ और फिर काम पे जाओ।
ये आइडियल लाइफ और बीइंग है। 4-5 बजे बेशक घर आओ बस, और आराम से बस हैंड टू माउथ आपका पेज चल रहा है, आप कंफर्टेबल हो गए हो पे चेक में, और बस जिंदगी उसमें गुजार लो। जिस तरह एक बड़ी वो एक इमेज होती है कि जी वो, हाँ जी वो बैंक मैनेजर है, बैंक में जॉब करता है बंदा, वो बस बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी किसी जमाने। और कहते थे, मुझे अभी भी याद है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं होनी, 6-7 साल पहले तक की बात होनी, कहते थे कि ₹1,00,000 कमाता है महीने का, तनख्वाह है उसकी ₹1,00,000। ठीक है, अब ₹1,00,000 में क्या है? नौकरी है भाईजान। हाँ तो ठीक है, सरकारी नौकरी है, ये ₹1,00,000 तक की, मतलब क्या है ये वो। अच्छा, ये पाकिस्तान में इसलिए भी फील नहीं होता क्योंकि हम एक टेक्निकली स्पीकिंग मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में रह रहे होते हैं, तो जो बिजनेस भी होते हैं वो इवेंचुअली किसी मुसलमान बंदे के ही होते हैं। हम्म, जब बाहर आते हैं ना तो रियलाइज होता है कि जब आप स्पेशली किसी इस तरह की जगह पे चलो जहाँ पे आपको हलाल खाना नहीं मिल रहा, या फॉर एग्जांपल अभी बाइकआउट मूवमेंट के वक्त में जब आपने चीजें लेनी थी, भाई घर की हर चीज बाइकआउट में आ रही है, बकायदा घर की हर चीज बाइकआउट के अंदर आ रही है। जूते लेने जा रहे हो बाइकआउट में, फोन्स बाइकआउट, हेडफोन्स बाइकआउट, टेक्नोलॉजी सारी बाइकआउट, मतलब कि मैं कहता हूँ कि टॉयलेट ब्रश से ले लेके पता नहीं खाने पीने के मसालों तक बाइकआउट जा रहा था सारा का सारा। तो उस वक्त exactly। भी रियलाइज आ रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि जो हमारे मुस्लिम एंटरप्राइज है वो इनकरेज नहीं हुई हुई कहीं से, क्योंकि एक सीधी बात है, हमारी बड़े बड़े हमें ट्रेनिंग देते ही नहीं है जॉब की, बिजनेस की किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है जी, पैसे जाया हो जाएंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। और हम बिजनेस जो पाकिस्तान में करते भी हैं कि वो भी देखा देखी में करते हैं। जिस तरह तूने पहला एग्जांपल ये दिया कि हाँ भाई गाड़ियों का काम कर सकते हैं, कौन नहीं कर रहा गाड़ियों का काम पाकिस्तान में। Exactly। ड्रिंक कॉर्नर खोल लो, हाँ जी प्लॉटों का काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अब जो बेशक जिस तरह तेरा ऑनलाइन कोचिंग है या फिर तेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड का इनिशिएटिव था, ये उस वक्त में हमारी क्लास फेलोज के हिसाब से और जनरेशन के हिसाब से फिर भी यूनिक चीज थी कि हर कोई ना ये करता था ना ही सोचता था करने का। तो हम्म उस लिहाज से भी ये थी, तो वजह सारी सिर्फ बताने की बेसिकली, क्योंकि अभी भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो कि इनको लगता है कि बिजनेस स्पेशली इन पाकिस्तान इम्पॉसिबल है, और कि यार क्या करना, करके नौकरी करो आराम से, पे चेक आता है उस पर गुजारा है। तो हम बेसिकली प्रूव ये करना चाह रहे होते हैं कि एक तो पॉसिबल है, दूसरा जरूरी भी है कि आपने अपने ऊपर ही लिमिट लगाई हुई है जॉब के ऊपर, और सेकंडली कि जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास दुनिया में इंटरनेशनली और ऑप्शंस कोई नहीं है। नहीं। हमें बकायदा जरूरत है, हमारी कम्युनिटीज बेसिकली मजदूर बन के, लेबरर्स बन के, 9 to 5 ऑफिस वर्कर्स बन बन के यहाँ पे पिसी जा रही है वहां। और फिर बाइकआउट जैसा टाइम जब आता है चीज करने का, तब सबकी अजाब पड़ जाती है जिंदगी। और जब बात करने की चीजें आ रही थी पैलेस्टाइन के बारे में, तो लोग आते तो इसलिए ये नहीं कर रहे थे कि हमारी जॉब चली जाएगी। हम्म इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो उनको फेवर कर रही है इसराइलीज को, लेकिन हमें नहीं कर सक रही किसी तरह से, किसी वजह से। तो मैं तो आजकल वीडियो देख रहा हूँ तो फिर से आनी शुरू हो गई वीडियो, तो हरकतें अब इस बार देखने वाली, मेरा ब्लड प्रेशर फिर हाई होना शुरू हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि यार क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, किसके सामने, वो जिस तरह उस दिन मैंने मैसेज किया था कि यार चीखे मारने का दिल कर है, किसी के सामने बिठा दो मुझे ताकि मैं बोल सकूं जितना बोलना चाहूँ। तो इस वजह से इसकी बेसिकली एक जरूरियत है। और खैर अपनी भी, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी इसमें है, आपका अपना लाइफस्टाइल बेहतर है, आपके अपने अफोर्डेबिलिटी चीज़ों की बढ़ जाती होती है बिजनेस वगैरह करने की वजह से। तो ये बेसिकली यही इसका मकसद था। दूसरा ये बता कि जितनी अभी तक मेरी स्टोरी की समय लगी है तेरी, उसमें शायद इतना ना हो, लेकिन अक्सर लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि अगर आपका दीनी रुझान होता है तो हम्म। बिजनेस आपके लिए टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में या दुनिया इन जनरल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, एज कम्पेयर टू समबडी हु इज नॉट रिलीजियसली इंक्लाइंड। ये तुझे फील हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, जॉब करते हुए भी, मतलब आप कह लो कि वो अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी ग्रुप में भेजी थी, वो मौलाना मदूदी साहब की। उसमें वो हम्म। ये कह रहे थे कि आप मतलब अगर इस नीयत से कारोबार के लिए कारोबार करते हैं या काम पे जाते हैं कि आपने अल्लाह की बंदगी करनी है, उसमें भी मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप हराम कमा सकते हो, हराम का माल आपको मिल रहा है, लेकिन आप उसको अल्लाह के डर से छोड़ देते हो। तो उस जितना भी टाइम आपने उस कारोबार करने में सर्व किया है या जॉब में सर्व किया है, वो असल में इबादत में ही सर्व किया है। हम्म। तो उसमें ऐसे होता था कि अब ज़ाहिर है एजेंसी 21 में भी जब मैं था, तो देयर वर टाइम्स जब मैं ना चाहते हुए, मतलब आई हैड द ऑप्शंस कि मैं अपना कमीशन कहीं न कहीं से डबल कर लूँ और कंपनी को ये चीज़ पता ना चले, हम्म। या मैं मतलब अंडर द टेबल कुछ पैसे ले लूँ इस चीज़ को क्रैक करने के। तो वो चीज़ फिर अल्लाह के डर की वज़ह से वो चीज़ नहीं की। और जब अपने एम्प्लॉयी से डिस्कस करता था तो वो उनको ये बेवकूफ़ी लगती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने अच्छा किया। हम्म। इसी तरह आगे भी आके बिज़नेस में भी, अब व्हेन यू आर वर्किंग विद अ पार्टनर तो ट्रस्ट इज़ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप होती है चीज़ है। हाँ जाहिर है। अब फाइनेंसेस सारे वो देख रहा है, ठीक है? लेकिन एट द एंड मतलब कई बार ऐसे भी हुआ है कि बहुत सारे पैसे इकट्ठे मुझे ट्रांसफ़र करता है कि ये फलाने किसी वेंडर को भेज दे। तो अब उसमें भी देयर आर चांसेस कि मैं उसमें कहीं न कहीं अपना जो है ना, अगर मेरे हालात टाइट चल रहे हैं, घर के मैनेज नहीं हो रहे, तो मैं उसमें से कुछ अपने लिए अलग कर लूँ।
तो वो चीज़ भी ज़हन में थॉट तो आता है ज़हन में कि अच्छा ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से वो भी नहीं करते। तो ये है कि कई दफ़ा ऐसे होता है, अब जिस तरह कोई कस्टमर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पलरी सिचुएशन कि कोई कस्टमर है, सेल खत्म हो गई है हमारी जी, सेल हमने लगाई थी, सेल खत्म हो गई है और अब वो कस्टमर कह रहा है कि जी मैंने आपसे बल्क में बाइंग करनी है और मैंने मतलब आपसे मुझे 4 शर्टें चाहिए, आपके 3 ट्राउज़र्स चाहिए, आपके एक मुझे पूरा ट्रैक सूट चाहिए। अब वो उसको उसकी नज़र में जी सेल खत्म हो चुकी है और मतलब कि ही वांट्स अ डिस्काउंट। ठीक है, अब इतनी बल्क में बाइंग कर सॉरी सेल चल रही है और उसको हम्म। ये सारी चीज़ें बाइंग करनी है और मैं उसको अब उसने वेबसाइट नहीं चेक की हुई और मैं उसको कहूँ कि यार सेल हमारी जो है ना खत्म हो गई, आप फुल प्राइस पे ये चीज़ परचेज़ हाँ। करें। तो वो फिर ज़ाहिर है वो भी एक तरह से ज़्यादती है, वो भी नहीं बंदा करता। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती अगर आप मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक रास्ते पे चलते हैं ना तो अल्लाह आपको वैसे लोग साथ-साथ प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपके लिए काम आसान करते जाते हैं। तो इट हैज़ बीन द सेम वे फॉर मी। बाकी कोशिश यही करते हैं कि जो आ जाता है जिसके साथ कोई अगर हल्की-फुल्की सी भी लाइज़न बनती है तो उसको भी थोड़ा-सा इस तरफ करें ताकि मतलब ये एक जिस तरह अब असद भाई से मुलाकात हुई है, तो असद भाई से मिलना इज़ मोर लाइक मतलब जब जिम में हम लोग इकट्ठे मैं उनको ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ, तो वो मेरे लिए एक रिफ्रेशिंग चीज़ होती है कि अच्छा मेरा भी जो दीनी रुझान है ना, वो एक तरह से रिफ्रेश हो रहा है व्हाइल आई एम हम्म। मीटिंग दैट। तो कंपनी और ये कम्युनिटी बहुत मैटर करती है इन चीज़ों में। हाँ, ज़ाहिर है क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह हर कोई, पाकिस्तान में तो कॉमन फ्रेज़ है ना कि जी रेडी वाले से लेके प्राइम मिनिस्टर तक चोर है। हर कोई एक दूसरे को छुरी मारने पे तुला हुआ है, तो ऑप्शन आपके लिए आसान बहुत है आपके लिए 2 नंबरी करना, अगर आप करना चाहो पाकिस्तान जैसे मुल्क कैपेसिटी में। में हर कोई जिधर उसका दांव लगता है ना, वो दांव लगाता है। हाँ, ये जिसको भी मौका मिलेगा वो लगाएगा और वो जस्टिफाई भी कर लेते होते हैं किसी न किसी तरह से कि यार इसने भी किसी को लगाया होना या मुझे भी कोई लगाएगा, तो मैंने अपने पूरे करने होते हैं खर्चे बेसिकली उस लिहाज से। तो कभी ये वाली कभी इस चीज़ से तो खैर आपको तो क्योंकि जानने वाले बीच में आ गए थे जो मैन्युफैक्चरर पीछे आपका बन गया, वरना तो यूजुअली अक्सर लोगों को ये भी मसला होना शुरू हो जाता है, वेंडर्स हों बेशक या कोई और हो, कि यार ये मौलवी तबीयत का आदमी है, इसके साथ डील नहीं करना कि नहीं, भाई। दैट आई फॉरगॉट टू क्लियर कि मतलब वो जो आए थे ना, इट वाज जस्ट फॉर द इनिशियल फेज। उसके बाद वी हैड टू गो फॉर अदर ऑप्शंस ताकि हम कॉस्ट कटिंग कर सकें और हुँ, बहुत सारी क्योंकि सियालकोट में आपको पता है चीज़ महंगी मिल रही है और फैसलाबाद में सस्ती मिल ट्रांसपोर्ट रही भी है। है। तो वेंडर हंटिंग है और वो सारी चीज़ें बाद में हम लोगों ने की हैं। तो हुँ। बाकी मैं मतलब अब इतना ज़्यादा कोई मुझे शायद देख के लगता नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई मौलवी हूँ। या मैं शायद हूँ भी नहीं अभी इतना तो उस रास्ते पे मैंने वो कहा ना अभी चल रहे हैं उस तरफ, अभी मैं कंप्लीटली वहाँ पहुँचा नहीं नहीं, हूँ। वो इसलिए वो नहीं देख, बेशक आप पहुंचे भी हो, मसला ये नहीं कि पता इस वजह से नहीं चलता होता क्योंकि पाकिस्तान में टिपिकल एक मौलवी का गेटअप जो है हमारा वो है ही नहीं। फॉर वो एग्जाम्पल अब मेरी दाढ़ी तेरे से थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर मैं किसी नॉर्मल अनजान बंदे के सामने जो, वो कभी गैस नहीं कर सकते कि किस तरह की हम सोच वो कर रख रहे हैं, हमारी बेसिकली किस उस पे हम चल रहे हैं। मतलब ना तेरी हमारी दाढ़ियों उन लेंथ की जिसपे क्लासिकल इमेज जो एक है मौलवी का, वो ना हम टखनों से ऊपर शलवार कमीज पहन रहे हैं, थोड़ी पहनते हाँ, हैं। ना हम ग्रीन कलर की पग डाली हुई हमने, ना हम कोई हमजा नाम का लड़का ढूंढते फिर रहे हैं आगे पीछे ना, ना हम लोगों को कह रहे हैं हलक से आइन की आवाज निकालोगे तो फिर आपके सारी तजवीज ठीक होनी है। ठीक है, तो और ना ही, और सबसे बड़ी बात कि वो एक टॉलरेंस हमारी, क्योंकि हमने चीजें सीखी ऑनलाइन, तो एक्सपोजर इतना बढ़ गया, हमने चीजें इतनी सीखी, हमारे अंदर सब्र बहुत ज्यादा आ चुका है इन मामलों में कि आप अगर आप किसी को कुछ करते देख रहे हो तो आपके अंदर थोड़ी टॉलरेंस आ गई कि यार इसको नहीं पता, गाइड करो, मशवरा दो, बेहतर है इसके बजाय कि सीधा हराम पुलिसिंग शुरू कर दो। ऑल दो ऑनलाइन भी काफी लोग करते हैं हराम पुलिसिंग। तो एग्जैक्टली। उस चीज की वजह से कि हम अपने आप को अब, अच्छा सेकंडली कि हम अपने आप को अब शौक से मौलवी कहते हैं। कभी ये भी मैंने नई चीज नोटिस की, पहले तो ये लोग भागते थे इस टर्म से, किसी को मौलवी कहते तो गाली समझता था वो। मैं तो मतलब जब कोई मुझे कहता है ना कि यार जिम में एक दिन बाबर भाई ने मुझे बोला कि यार तुम्हें तो देख के ऐसे लगता है तुम पैदा हुए थे तो तब से तुम्हारी दाढ़ी है, तुम तो पूरे मौलवी लगते हो। तो वो मतलब चिढ़ने के बजाय मैं उस चीज पे खुश हुआ कि यार चलो लोग मुझे समझते हैं तो हाँ, वो अलहमदुलिल्लाह। लोग तो लोग अब वो बिल्कुल डायनामिक्स आहिस्ता अब चेंज होने शुरू हो गए, और ओवरऑल अब पता नहीं शायद तूने नोटिस भी किया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब तेरा सुबह दोपहर शाम किसी न किसी क्लाइंट के साथ तो डीलिंग चल ही रही होती है, तो मैंने देखा है कि ओवरऑल रुझान लोगों का चेंज होना शुरू हो गया वैसे भी, अगर देखा जाए। मतलब लोग मुझे मिलते हैं ना, वो कहते हैं मैं कि हमारा जो है ना कुछ नहीं बनना हमारा, आप सो भूल जाएंगे 150 साल 200 साल पाकिस्तान में कुछ होता है या कोई रेवोल्यूशन आती है। मैं थोड़ा इसके कॉन्ट्राडिक्टरी सोचता हूँ क्योंकि जितना रुझान मैं छोटे अपनी अपनी से अगली जनरेशन में देख रहा हूँ ना, उतना हमें भी नहीं था उस एज में
इस हाँ तरह मेरे बिल्कुल। छोटे भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों भाई माशाल्लाह दे आर ऑन द राइट ट्रैक, और आई कैन टेल एज़ अ बिगर ब्रदर, जब मैं दूर से उनको देख रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है कि बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। हम्म। तो आई हैव लिटरली सीन देम कि वो दोस्त बैठे हुए हैं और वो इकट्ठे बैठ के एक हदीस बयान की है और उस पे वो तबसरा कर रहे हैं कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। हम तो सोच इस भी नहीं तरह सकते थे से ये करना अपने सोच टाइम भी पे, नहीं सकते, एग्ज़ैक्टली सोच भी नहीं सवाल ही सकते। नहीं था। तो अब ये चीज़ बड़ा मतलब आपके अंदर एक उम्मीद लेके आती है कि नहीं, अब चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में हैं। और वहाँ पे भी जब जिम में भी या ऑनलाइन भी जो लोग मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम्म। एक ओवरऑल कहीं न कहीं एक शिफ्ट ज़रूर है जो अभी इतना नुमायाँ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक हाँ टाइम अल्लाह बाद। खैर करे, आहिस्ता आहिस्ता ही टाइम लगता होता है, जाहिर जाहिर है, अब जिस गटर में बैठे हुए हैं उसको सफाई करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन उसके अलावा ये बताइए कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर स्ट्रिक्टली स्पीक करें, पाकिस्तान जितने मर्जी मसाइल हों, पाकिस्तान के बिजनेस इन्वायरमेंट है पाकिस्तान का? आपने तो चलो पहले शुरू किया हुआ है, लेकिन अगर कोई बंदा आज सपोज कर कुछ करना चाहता है, क्योंकि ये भी अगर आप इंस्टा पे ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, देखोगे कि यार लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके या फ्राइज का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया है, कोई आगे पीछे खाने का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये भी लोगों ने आज शुरू किया है, उसकी सीरीज बना देते हैं कि जी फॉलो मी फॉर 30 डेज, देखने के लिए कि मैंने इधर से कितने पैसे कमाए, ये किया वो किया, ये भी चल रहा होगा, देखा होगा। तो और क्या उनका आसान कंटेंट है तो इस चलता वक्त? भी है, बहुत हाँ चलता है चलता भी उनका। है, चलता भी है। इन्वायरमेंट है इस तरह का बिजनेस फ्रेंडली पाकिस्तान में इस वक्त कि यार आप इस तरह का कोई काम कर सकते हो, या बेशक पाकिस्तान अल्फा ही एक नया बनाना हो किसी ने? पाकिस्तान में एक बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट तो नहीं है। मतलब मैं अल्फा रेगेलिया मैंने शुरू किया, इसी तरह हम्म। एक और फिटनेस वियर का दोस्त एक है लाहौर में, हारिस भाई, उन्होंने फेनरिर के नाम से सेम मॉडल था उनका, वो शुरू किया। एक और को मैं जानता हूँ, क्योंकि जब आप इस इंडस्ट्री में घुसते हो तो फिर आपकी सबसे सलाम दुआ हो जाती है, तो हर हम्म। किसी की आपको जर्नी पता चलती है। तो हम जितने 6-7 लोग हैं ना, हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो एक ही बात करते हैं कि इफ समवन वुड आस्क मी कि मैं ये बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मैं उससे कहूँगा कि भाई ना कर, ना रहने दे। हम्म। क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑन यू, मतलब आप परेशान हो जाते हो कि यार, अब एक मैं सुनाता हूँ आपको कि रिटर्न रेशो, जो पार्सल्स के हम रिटर्न ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हम डिस्पैच करते हैं, अब बाहर ये होता है कि प्रीपेड होता है वो चीज़, एक पेमेंट कर दी है वो हाँ इधर पार्सल। पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी है। ये कैश ऑन डिलीवरी वाली जो चीज़ है, आप लिटरली हैरान हो जाओगे कि यार ये इस वजह से भी पार्सल रिटर्न हो गया मेरा, या इस वजह से भी दे कुडंट गेट इट। और रिटर्न रेशो यहाँ पे नॉर्मली हर बिजनेस की 30 to 35% है। बहुत सिर्फ ज्यादा है, 2-3% से ज्यादा यूजुअली नहीं होती बाहर, इधर इधर के इंटरनेशनल बिजनेसेस में। 35%, उसको आप कट मैक्सिमम कट डाउन करके हर चीज लगा दो, आप उस पे रोबो कॉलिंग कंफर्मेशन लगा दो, उसके बाद आप राइडर से कांटेक्ट में रहो, आप कस्टमर से कांटेक्ट में रहो, फिर जाके कहीं आप इसको 17-18% पे लेके आते हो, इससे अभी भी नीचे नहीं जा रही है चीज। हम्म। सिर्फ जो फीमेल फोकस प्रोडक्ट्स है ना, उनकी रेशो जो है वो आप कह लो कि मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, या फीमेल के जो अपने जो प्राइवेसी की चीजें होती हैं वो आपको मिलेगी, उनकी रेशो मिलेगी 5 to 10% के बीच में बस। तो एक दफ़ा तो लिटरली ऐसे हुआ कि एक मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया, तो ये मुझे मेरा दोस्त बता रहा था कि उसके उसके साथ ये वाक़या हुआ। तो उसने कहा कि जी उसका परफ्यूम्स का काम है। तो उसने कहा कि मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया, तो वहाँ पे जो है ना, जिस बंदे के पास ऑर्डर गया उसने रिसीव नहीं किया। तो हम्म। हमने जब उसे कॉल की कि भाईजान आपका ये ऑर्डर आया हुआ था, तो आपने ये ऑर्डर रिसीव नहीं किया, तो उसने कॉल पे कहा कि हैं मैंने ऑर्डर किया था, तो उसने कहा हाँ जी। बस। तो आपको कहता है उस टाइम फिर मैं पीती हुई सी। यार कमाल है। पर पी के लोग बैठ के परफ्यूम ऑर्डर कर रहे होते हैं। मतलब कि आप ऑर्डर जा रहा होता है, आप कंफर्मेशन कॉल करते हो, जब ऑर्डर नहीं रिसीव होता तो आप कॉल करते हो क्यों रिसीव नहीं किया, तो आगे से अगर किसी फीमेल ने ऑर्डर किया, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जी वो छोटे बच्चे के हाथ में फोन था, उसने हाँ, ऑर्डर किया। आपके छोटे छोटे बच्चों के हाथ बच्चे में समहाउ इतने एड्रेस भी डाल लिए, नंबर भी डाल लिए, सारा कुछ कर लिया। वो अब ये चीज रियलाइज नहीं करते कि ये जो डिलीवरी कॉस्ट है, ये उस रिटेलर पे या वो जो चीज बेच रहा है उस पे ये एज अ बर्डन पड़ नहीं जाती है। अगर दिन के हम्म। 10 ऑर्डर भी वापस आ रहे हैं इस तरह से, तो 300 या 250 to 300 का डिलीवरी कॉस्ट पड़ रही है उसको, तो दिन का तो वो 10-12 हज़ार रुपए का हाँ वैसे ही पूरा नुकसान कर आराम रहा है। से, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उसको हम बिल्कुल। मल्टीप्लाई बाय ओवर अ मंथ करें तो मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज, लेकिन द गुड साइड पाकिस्तान इज। जनरली ओवरऑल स्पीकिंग ये आइडियल एनवायरनमेंट बिजनेस की नहीं, और सिर्फ ये हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं कह रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और लॉजिस्टिकल भी, और क्या कहते हैं आप पॉलिसी वाइज भी अगर कह लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई कंपनी अपनी रजिस्टर करा के कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करता हूँ, तो एक तो मेरे लिए फंडिंग इजी एक्सेस करना, इंटरेस्ट फ्री फंडिंग भी मिल जाती होती है गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे, वो इस अब तरह यहाँ की पे चीजें पाकिस्तान आपको में नहीं ढूँढना है। पड़ता है कि कोई आपको, मतलब जिस तरह इन्वेस्टमेंट, आप अगर यू आर लुकिंग टू एक्सपैंड योर बिज़नेस और आप एक इन्वेस्टमेंट ढूँढ रहे हो, तो आप पहले तो परेशान हो जाओगे यार कि कोई कंपनी नहीं है जो इन्वेस्टमेंट देती हो। फिर हम्म। इन्वेस्टमेंट दे भी रही है तो दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ
योर इक्विटी के आप इक्विटी उनके नाम करें। हालाँकि इतनी ज़्यादा मार्जिन्स नहीं होती इक्विटी में जितना ये लोग माँग लेते हैं, मतलब हाँ 40% लालच। 30%। गलती से आप शार्क टैंक पे चले जाओ, अपनी करोड़ से ऊपर वैल्यूएशन बता दो, एफबीआई ने नोटिस भेज दिए सबको। देखिए वो हाँ, मेरा था प्लान शार्क टैंक पे जाने का, फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो नहीं, यार। पोस्ट देखा तूने कि जो जाके वैल्यूएशन वहां पे लोग बता रहे हैं, एफबीआई ने उनको नोटिस भेजने शुरू कर दिए। नहीं, वो मैंने नहीं देखा। बाकी वहां दो दिस तीन दिन से खबर चल रही थी कि जो जाके अपनी उधर पे वैल्यूएशन करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ जितनी भी बता रहे हैं, तो उन्होंने वहां से उन लोगों की लिस्ट निकाली, नाम पकड़े, कंपनीज पकड़ी और उनको नोटिस भेजने शुरू कर दिए कि पैसे दो, पाए कितने बैठे हो। यार बस ये, लेकिन वही बात है कि अगर आपको यकीन है कि मतलब रिस्क आपको मिलना है और हर हाल में मिलना है, और अगर आप मेहनत करो तो अल्लाह मेहनत का सिला देता है, तो फिर हाँ वो तो है, हर चीज बिल्कुल के है। अलग से ऑप्शंस निकल आते हैं। मतलब अभी जिस तरह लोगों ने नया तरीका निकाला है, जिस तरह आप बता रहे हो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हर चीज कवर हम्म। कर रहे हैं, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू डू वन थिंग। अगर हाँ, आप ये इंटरनेट की वजह से वो तो अलग बात है कि इंटरनेट चलो पाकिस्तान में थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन इंटरनेट की वजह से जितना लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, अब आप ये मतलब देखें कि कि वो जो अनहर्ड ऑफ। कॉन्सेप्ट ऑफ वायरलिटी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाँ। वायरलिटी, वो सबसे ज्यादा जो आपको मीम्स वायरल मिलेंगी या आपको चीजें वायरल मिलेंगी, पाकिस्तान इंडिया से निकलती हैं वो। हम्म। तो जो इस चीज को कैच कर सकते हैं, जो बेसिकली हु नोज हाउ टू मेक अ थिंग वायरल, तो वो फिर बहुत अपॉर्चुनिटी यार होती वो हो गया, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली व्लॉगिंग देख ले, कितने ये तो अभी जो हमारे सामने मेन जो है वो नजर आ रहे हैं, तू छोटे चैनल्स देख, किस किस ने इनको देख के नहीं शुरू किया। और वो क्यों नहीं करेंगे कि जब मुल्क के हालात इतने खराब हैं, और उसमें भी अगर डकी भाई जाके पता नहीं 14 करोड़ या जितनी की भी गाड़ी लेके आया तो भाई मैं भी क्यों ना करूं। वो वाला सब मोरालिटी असाइड, उसकी क्या है क्या नहीं, वो हम सबको पता है कि हमारे क्या व्यूज होंगे है। टिपिकल फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर। और आए उससे, लेकिन वो मजबूर किया हुआ लोगों को इस पॉइंट तक आके, अब क्या देखें उसके ना, अलावा कुछ कर नहीं वो सकते। यही बात है कि लोगों ने एट द एंड देखना है कि इसका आउटकम क्या है। अब हम्म। एक बंदा इंफॉर्मेशनल कंटेंट पोस्ट कर रहा है, आप दाई का काम कर रहे हो, ठीक है, एक वो यूथ क्लब वाले हैं, वो अपना काम करें, इस तरह सब ये हम लोग अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना फिटनेस के हवाले से चीजें रख रहा हूँ। अब आप देखें कि हमारी जो कंटेंट में एफर्ट लगती है ना, वो उससे कई ज्यादा है जो उनके कंटेंट में एफर्ट लगती है। और हाँ, वो तो बिल्कुल, उसको कहते भी पता है कि मिनिमम एफर्ट कंटेंट क्रिएशन कहते हैं उसको। ज़ीरो एफर्ट कंटेंट क्रिएशन है हम्म। वो। बस फ़ोन निकाला और हर चीज़। लेकिन क्योंकि उन लोगों के पास वो लोग कमा रहे हैं, लोग देखते हैं कि अच्छा इन्होंने यूट्यूब से ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो फिर लोग उसी रास्ते पे चले जाते हैं। हम्म। बेसिकली दे आर गिविंग व्हाट द क्राउड वांट्स टू सी। हमारा 80% क्राउड देखना ही यही चाहता है। मुझे हाँ, लिटरली ऐसे लोग पता है जो घर में पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के डकी भाई का व्लॉग देखती है कि आज व्लॉग ब्रो आने तू हैं। ये बात कर, तू व्लॉग्स देख किस तरह के वायरल हुए हैं। मैंने कल परसों यूट्यूब पे एक लड़की की वो वीडियो आ रही थी, मेरा हस्बैंड कैसे मरा, और साथ मेकअप खड़े होकर थंबनेल में तैयार हो रही है, शीशे में खड़े होकर मेकअप कर रही। एक आई थी कि मेरी अम्मी की डेथ होगी, कब्र के ऊपर लेटी हुई, थंबनेल हाँ, बनाया हुआ है। वो आपा के जनाजे का व्लॉग कुछ इस तरह पता लिखा नहीं हुआ था। क्या इस तरह करके आए हुए। तो मैं सोचता हूँ कि यार फिर हम इतने टाइम लगा के, जैसे तू और मैं बैठे, हमें घंटे से ऊपर हो गया बैठे। घंटे मैं से तो ऊपर ये हो यकीन करता हूँ अगर हम इस वीडियो को पुश नहीं करेंगे ना, मसे मसे 10 बंदे ने देखनी है ये वीडियो। अगर हम खुद नहीं पुश करते आगे, देख लोग के भाई कोई देखे, तो पूरी तो लोग अब सीरियस चीज में कोई भी नहीं देखेगा इसको पूरा। हार्डली लोग इस 3-4 चीज अपने मौलवी होंगे जो देखेंगे पूरी की हाँ, पूरी। लोग इस चीज में वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं है कि यार हमने कोई सीरियस चीज या कोई काम की चीज देख लें। एंटरटेनमेंट के व्लॉग भाई दिन के अंदर मिलियन टाप जाते हैं, विच इज हुँ। नॉट नॉर्मल देखा जाए अगर, कि मिलियन का छत्ता एक जगह इकट्ठा हुआ, उसने कहा कि आज मैं इस बंदे के घर और घर की रूटीन देखूंगा, इन्होंने सालन में क्या खाया और पूरे दिन किसने किसको लड़ाई की है, किसने किसको चपेट मारी है। लेकिन एनीवेज वो तो हमारी एक वो था, फर्ज था फैमिली व्लॉगिंग पे हमने भड़ास निकालने का। तो वो तो हमने करना ही करना था। दूसरा ये है कि अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा भी है जो देर से यंगर जनरेशन में आ रहा है, या फिर चलो जो मर्जी हो, अगर हुँ, वो तेरी नज़र में पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि तू एक्टिवली इस वक्त दो चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो पहली बात तो ये है कि किस कैटेगरी को रेकमेंड किया जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट तो ठप है पाकिस्तान में फिलहाल, जहां तक मुझे पता है। हुँ। दूसरा ये है कि ऑनलाइन स्पेस में आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम्स की वजह से शायद इश्यूज बन रहे हो, जहां तक मुझे लग रहा है। तो कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए, और इनिशियल बजट एवरेजली उस कैटेगरी के हिसाब से कितना होना चाहिए, क्योंकि अगले किस्त मैंने करनी है ना, वो हमारे जिस ग्रुप में एक लड़का हारिस, हुँ। उसका सारा काम ऑनलाइन है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, और मतलब कि टोटली उसकी इंटरनेशनल क्राउड है। तो वो क्या, उससे भी मेरी बात हुई थी, वो कह रहा था कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते वाला जो एपिसोड होगा ना उसके साथ है, और उसमें फिर वो टोटल डिटेल्स अपनी देगा कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, मैनेज किस तरह कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो तेरे लिहाज से, क्योंकि तेरा ऑनलाइन भी है और तेरा फिर फिजिकल काम भी है,
दोनों के साइड्स ऑफ द कॉइन तू देख रहा था, कौन सी कैटेगरी रिकमेंड करता है आजकल के हिसाब से, बजट यूजुअली कितना होना चाहिए? अच्छा, इसमें ऐसे है कि सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो तो ये है कि आप बिज़नेस कर रहे हो या कुछ भी अगर आप ऑनलाइन करने का या कहीं भी करने का सोच रहे हो ना, सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने आप को उस तरह से डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे ऐसे लगता है कि अब 2 सिनेरियोज़ हमारे पास, एक जिस तरह बाहर के मुल्क हैं जहाँ पे थोड़े बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। एक पाकिस्तान जैसे रिजिड माहौल में आपने जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं, वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं। अब इस माहौल में अगर आपने जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं, वहाँ बिज़नेस करना है, तो यू नीड वेरी गुड डिसिप्लिन इन यू। मतलब आपको डिसिप्लिन ही होना पड़ेगा अपने साथ, हिटलर बनना पड़ेगा अपने खुद के साथ, खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ मेरे अंदर आई है ना, वो थ्रू फिटनेस आई थी। जो एक आदत जो बड़ी अंडरलाइंग थी पूरी स्टोरी में, वो ये थी कि मैं रोज़ जिम जा रहा था। तो वो जो रोज़ जाना, एक जो डिसिप्लिन बिल्ड हुआ था ना, वही चीज़ थी हम्म। कि जो आगे भी मुझे इन बिज़नेस या जो भी जॉब की है उसमें उसने हेल्प आउट किया। हम्म। तो एक तो सबसे पहले अपने आप को कोई ऐसी चीज़ दें जिससे आप जो है ना अपना खुद खुद को डिसिप्लिन कर सकें। वो जिम है, वो आधा घंटा फुटबॉल खेलना है या वो कुछ भी है जिससे आपकी एक तो फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, दूसरा आपको वो डिसिप्लिन कर रही है वो चीज़। ठीक है? दूसरा बात ये है कि कौन-सी कैटेगरी मैं रिकमेंड करूँगा, दैट वुड डेफिनिटली बी एन ऑनलाइन कैटेगरी, क्योंकि आप देखें कि फिज़िकल अगर आप कोई चीज़ खोलते हैं, तो उसमें कितनी सारी कॉस्ट्स इन्वॉल्व हैं। यू हैव अब रेंट, यहाँ पे इतने आसमानों को गए हुए हैं रेंट, जितनी भी अगर अच्छी लोकेशन पे आप कोई चीज़ खोलते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख बहुत नॉर्मल चल रहा है रेंट यहाँ पे। ठीक है? इसके अलावा बिजली के खर्चे अलग हैं, आप स्टाफ रखते हैं, उसका खर्चा अलग है, फिर स्टाफ के साथ खिच-खिच का खर्चा अलग है। तो और देयर रीच आर ज्यादा हो जाती है ऑनलाइन आपकी ओवरऑल वैसे भी। ऑनलाइन इट्स वेरी ईज़ी। आपने अब सामान, अगर आपको आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपके अंदर वो है ना कि एक प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैंने सॉल्व करना है, एंड यू कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस अराउंड इट। फिर आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। वो चाहे पाकिस्तान हो या चाहे बाहर हो, वो कहीं भी वो चीज़ चल सकती है। अब जिस तरह मेरा जो था वो ये था कि जो लोग एडिडास, नाइकी से बाइंग कर रहे हैं, अगर मैं उन्हें सेम क्वालिटी कम प्राइस रेंज में दे दूँ, दिस वाज़ समथिंग दैट आई सॉल्व्ड फॉर पीपल। हम्म। ठीक है? इसी तरह ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग जो मेरी ज़्यादा चल रही है, दैट इज़ वर्किंग वेल फॉर द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, क्योंकि ओवरसीज़ में फिटनेस कोचिंग या फिटनेस ट्रेनर हायर करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हम्म। आपको वही चीज़ अच्छे बजट में अगर पाकिस्तान में मिल रही है, सिर्फ़ थोड़ी-सी हैसल ये है कि वो फिज़िकली मैं वहाँ प्रेज़ेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सारा टाइम साथ लेके चल रहा हूँ। दिस वाज़ अ प्रॉब्लम दैट आई सॉल्व्ड, जो जिससे लोग आ रहे हैं। तो यू नीड टू बी हैविंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट सबसे पहले। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के सिर्फ़ प्रॉब्लम्स देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स लाखों हैं, करोड़ों हैं। प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में लाखों हैं, और ऑनलाइन ऑनलाइन ही मोस्टली सही कह रहे हो आप, रहना चाहिए क्योंकि खर्चा भी कम है, रीच भी ज़्यादा हो जाती है। और या तो आप देख लो कि पाकिस्तान में कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लो, या फिर आपको जो लगता है कि आपका कोई स्किल सेट है, या अगर आपकी कोई इस तरह के आपके घर वाले किसी कारोबार में इन्वॉल्व है, बेशक कपड़े का हो, किताबों का हो, किसी चीज़ को, आप उसको ऑनलाइन ले जाओ, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, चला सकते हो। अब जिस तरह असद भाई एंड मी आर थिंकिंग ऑफ अ वेंचर टुगेदर नाउ। हम्म। तो हम जिस तरह अभी हम हैं ना, जो एक नीश पाकिस्तान में जिस तरह अभी हमने बात की डेवलप हो रही है, जो लोगों का दीन की तरफ रुझान बढ़ रहा है, या जो लोग, तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ या ऐसी क्लोथिंग लाइन जो उनके पर्सनैलिटी या उनके विज़न विज़न के साथ रेज़ोनेट करती हो, वो पाकिस्तान में नहीं है। सर आपका विजन है सर। विज़न है ये, देखिए ना। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम ऐसा ब्रांड कोई लॉन्च करें। ये मतलब डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा-सा सब भी देखेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगी। हम एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करें जो कि किसी फिटनेस ने नहीं देखना, 1 घंटा 7 मिनट हो गए, किसी ने भी नहीं देखना, टेंशन ना ले, तू बोल, खोल के बोल तू। फिटनेस के अराउंड हो, और फिटनेस के अराउंड मतलब, और उसके साथ ये हो कि वो लोग सारे रिलिजियसली भी इंक्लाइंड हों। हम्म। ठीक है? तो उसकी सारी जो मार्केटिंग होगी उसमें भी हम विदाउट म्यूज़िक और नो एक्सप्रेशन ऑफ फीमेल्स या वुमेन, और मतलब जुनैद ऐसी जमशेद मॉडल। नहीं, जुनैद जमशेद खैर वो तो सलवार कमीज़ और वो सारी चीज़ें नहीं ना, हम लोग नहीं, मार्केटिंग का आई मीन, क्योंकि उसमें म्यूजिक नहीं यूज होता, मैनिकिन्स यूज करते हैं वो भी, और वो भी थोड़ा-सा मर्दों की होती है उसमें मोस्टली। मतलब उसमें एक चीज़ जो नहीं जो हमारे में होगी और वहाँ नहीं है, वो है कि कम्युनिटी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहेगा। हाँ, करना पड़ेगा ये। ब्रदरहुड, इस्लामिक जो ब्रदरहुड है, हम लोग इकट्ठे सारे वो उसको भी हम्म। इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो आई थिंक कि अभी ये ग्रोइंग नीश है, लेकिन कमिंग 2-3 इयर्स में ये और अच्छा इसके रहेगा। अलावा आइडियाज में मैंने ये भी देखा है कि लोग अक्सर जो होते हैं ना, जो जिनका थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता है, बेशक ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, वो ये बाहर के जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा होता है बाहर, वो उठा के पाकिस्तान इंडिया में ला के उसको एक नया बिजनेस बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह उबर आई पाकिस्तान में, करीम चलनी शुरू हो गई, फिर बाद में उबर भी इवेंचुअली चलो आ गई। इंडिया में भी इसी तरह उन्होंने चीजें कॉपी की, फूड डिलीवरी सर्विसेज सेम थिंग, टेक्नोलॉजी सारी बाय डेवलप होती है, पहले एक्सपेरिमेंटल फेज में जाती है, उतनी देर में ही फौरन ये 10 कॉपी करके यहाँ पे ले आना शुरू कर देते हैं।
तो ये एक मॉडल है जो मैंने देखा है कि यहाँ पे कॉमनली उस लिहाज से चल रहा होता है। बेशक गाड़ियों की डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हो ऑनलाइन जिस तरह मर्जी चाहो। आइडिया अब आपको बथेरे मिल जाएंगे बाहर से, और कॉपी करने में कोई मसला नहीं जाता और कॉपी कुछ करने भी। से कुछ नहीं होता, कोई मतलब अनाप पे लेने वाली चीज़ भी नहीं है कि मैं हाँ, फलाने का बिज़नेस कॉपी करूँ। दिस इज़ अ गुड थिंग, जो चीज़ हाँ। पाकिस्तान में नहीं है, आप उसको लेके आएँ, अपने स्टाइल में लेके आएँ, बेहतर है। और जरूरी भी नहीं है कि जीरो से आपने इन्वेंट करनी है कोई चीज। अगर एक मॉडल किसी का बाहर चल रहा है, आप उसको कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है, सारा कुछ डिफरेंट है। तो उस हिसाब से वो मेरे ख्याल से कि अच्छा होता है कि लोग अगर एक दूसरे को देख के कॉपी करना शुरू कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखा देखी में इशू बहुत है कि जी दोस्त ने ड्रिंक कॉर्नर खोला, मैं भी ड्रिंक कॉर्नर खोल लूँ। उसने चिप्स का स्टॉल लगाया तो मैं भी लगा लूँ। हमारे मुल्तान में बेशक ठेले कौन। मोस्टली लोगों का मसला ये है कि उनको जो जिधर की मारता है ना, वो उधर ही चले जाते हाँ, हैं। वो सुन देख सुना है कि चल पड़ते हैं। ये चल रहा है तो यार मैं ये क्यों नहीं कर रहा, मैं शायद ज़िंदगी में ना पीछे रह जाऊँगा अगर मैंने ये काम ना किया तो। हम्म। ये कर रहा है तो यार मुझे भी ये बंदा बाहर चला गया, मैं क्यों नहीं बाहर गया, मैं यहीं पे फँस गया हूँ। तो लोग, मैं वही कहता हूँ कि ना, लोगों की सोच ना प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा लोग अटैच्ड हैं यहाँ पे, हर किस्म की प्रॉब्लम को लेके। लोगों को सिर्फ़ सोल्यूशन एंड पे नहीं जाते। मसले ही नज़र आते हैं और फिर लोग उस पे बहुत ज़्यादा जो है ना, कह लें कि पेसिमिस्टिक हो गए हैं और बड़ा एक उनका नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ पाकिस्तान एंड द फ्यूचर है। जिस तरह बस अल्लाह ने उन पे से हाथ उठा लिए हैं, उनको उनके हाल पे हम्म। छोड़ दिया है कि अब बस वही खुद करेंगे जो करेंगे। तो अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो तो आपको पाकिस्तान में इतनी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आएँगी ना, हर मोड़ पे आपको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। इफ आई हैड द बजट, मैं मतलब अगर मेरे पास बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती ना, तो मैं शायद अब मल्टीपल बिज़नेसेस शुरू कर चुका होता। हाँ, अभी जाहिर है। मॉल सिर्फ एक बिज़नेस आइडिया ये है, आप अगर मॉल भी चले जाएँ किसी, मॉल में आप देखें छोटे बच्चे कितना तंग कर रहे होते हैं अपनी अम्मियों को। यहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं। फूड कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो फूड कोर्ट पे अगर आप अपने करीबी किसी मॉल में भी छोटी-सी जगह लेके वहाँ पे कोई टॉयज़ का कोई उनको सेटअप दे दें, कितनी कॉस्ट आ जाएगी उसमें? कि हम्म। जब जब तक पेरेंट्स अपना खाना-शाना खा रहे हैं, वो बच्चों को उधर छोड़ दें। यार हर जिस मॉल ना में हमारे बचपन में उधर होता था, बंदू खान में हुआ करता था, साथ ही आर्केड होता था, बच्चे वहां पे लगे रहते थे, घर वाले आराम से बैठे होते थे। केएफसी था कैंट वाला, केएफसी में वो हाँ। पूरी लगी हुई थी। तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आप कर सकते हो, बस लोग जो है ना, दे आर लिटिल मोर पेसिमिस्टिक और वो चीज़ों को और तरह से देखते हैं। डिस्ट्रैक्ट हुई हुई है हम बहुत ज्यादा, और मसले में भी पड़ी हुई है अक्सर लोगों को। तो ज़ाहिर है टाइम ही नहीं मिल रहा है इस तरफ सोचने का। हर कोई सरवाइव करने की कोशिश में लगा हुआ है आजकल। वो तो हम गिने चुने फ्यू लोग होते हैं एक स्पेसिफिक क्लास के जो इस तरह बैठ के इतने आराम से इन चीज़ों की बातें कर सक रहे होते हैं। वरना तो जितने आवाम बेचारी एक टाइम की रोटी अब बराबर करने की कोशिश में लगी है, वो भी बहुत ज्यादा हो चुका है। दुनिया में बता हर तरीके हर जगह से किसी को पता नहीं समझ लग रही कि बेशक पाकिस्तानी है किसी और को किस तरह नजर नहीं आ रहा है कि कितना फुल फ्लेज अटैक खुला हुआ है इस वक्त। बेशक अब इसराइल सीरिया में घुस गया, वो पहले पैलेस्टाइन हो गया। इंडिया में जो गवर्नमेंट कर रही है मुसलमानों के साथ, वो हो गया। सूडान में जो यूएई और इसराइल सिविल वॉर छिड़वाई हुई है, वो हो गया। 30 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड है सूडान में इस वक्त। ये इधर गजा से भी ज्यादा, 30 मिलियन। तो मतलब कि हर तरफ से ही मुश्किलात हुई हुई है। तो बस मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह से हम मुस्लिम यूथ को किसी न किसी तरह की पावर में लेके आए, बेशक वो बिजनेस हो, पॉलिटिकल हो, या फिर कोई भी काम के रेलम के अंदर हो, ताकि यार थोड़ी बहुत ही हमारे फेवर में कोई काम करना शुरू कर दे, हमारी कोई लॉबी बननी शुरू हो जाए, कोई बंदा हो जिसके थोड़ा सा मॉरल कंपास सीधा हो। हाँ जी। असल में उस दिन असद भाई और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कि जो बेचारा घर के अगर 4 बच्चे ना, जो थोड़ा लेस इंटेलेक्चुअल लगता है घर वालों को, उसको भेज देते हैं मदरसे या दीनी हाँ। पढ़ाई, बाकी सबको यहाँ भेज देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मतलब लोग इस अब देयर इज़ पॉइंट कि अब लोग इसको मौलवी जो है ना, इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन लेना छोड़ दें। हम्म। अब लोगों को चाहिए कि इसको सीरियसली कंसिडर करें, और ताकि जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे पास, इंटेलेक्चुअल मैन पावर आए, पॉलिटिकल जो आप कह लें कि सेंस है लोगों में, वो आनी चाहिए। लोगों को लगता है कि दीन और पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, हालाँकि ऐसा नहीं है। ये दोनों एक ही चीज़ है। दीन तो पूरा मतलब एक निज़ाम लेके आता है, आपकी पूरी हम्म। सोसाइटी का निज़ाम है, पूरी पॉलिटिक्स का निज़ाम है। तो उन जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल्स ऊपर नहीं आएँगे इस हर सेक्टर में, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अल्लाह करे हम में से कोई अल्लाह वहाँ खैर पे। करे ब्रो। बस इस बात पे तो जितना मर्जी मेरे से बुलवा लो, मैं उतना बोलने को तैयार हूँ। लेकिन मसला ये है कि सुनने को आवाम ज्यादा कोई सुनने को तैयार नहीं होती। मैं इसलिए वही मैं इस मॉडल में ज्यादा हक में हूँ जिस तरह ये अवैस जिस तरह कर रहा होता है कि बच्चे एटलीस्ट सामने उस वक्त काबू होकर बैठे हुए होते हैं स्कूल में, बेशक अपनी मर्जी से हो या ना हो। लेकिन जो बात करने वाली वो एटलीस्ट सुनी जाएगी। किसी को लग गई समझ तो ठीक है, वरना एटलीस्ट ये कि कुछ साल बाद लगनी शुरू हो जाए, रिलेट कर सकता है किसी न किसी तरीके से। देखें, अपनी एफर्ट नहीं छोड़नी चाहिए। एक कोई पता नहीं होता कि आपकी एक कही हुई बात किसी को 3 साल बाद याद आए कि यार सच ने बिल्कुल। वो बात की, और वो उस पे इम्पैक्ट डाल जाए। तो हम्म। अल्लाह ने जिससे जो काम लेना है और जिसके लिए लेना है, वो लेके रहना है उसने। बिल्कुल ऐसे। बाकी अगर अगर पहली बात कोई पहुंच गया गलती से इधर तक, मैं हर 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 वीडियो के एंड पे यही कह रहा हूँ आजकल।
ये तो नॉर्मल होता है, इतनी जाती जाती है पॉडकास्ट। एनीवेज, क्या कहते हैं, किसी ने भी अगर कहे कि जी हमने जफीर सिंधु से लेनी है प्राइवेट क्लासेस, तो इंस्टाग्राम पे ही कांटेक्ट करें। प्राइवेट क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग, हाँ, हाँ इंस्टाग्राम पे रीच आउट करें या फिर ईमेल ईमेल कर लें मुझे। ईमेल उसके ऊपर इज, ये ईमेल, हाँ ईमेल वहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम पे मेंशन्ड है। आप बस तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आप वैसी गंदी पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं जाके। भाई भरपूर माल पड़ा हुआ है। अगर ईमेल करना चाहते हैं तो वो भी उधर मिल जाएगा। फिर क्या कहते हैं, अल्लाह खैर करे, कल को आई होप कि कोई बंदा तुझे मैसेज करके कहे कि यार मैं अपना काम करना शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मेरी हेल्प कर दें, मुझे गाइड कर दें किसी तरह से। कि इंशाल्लाह। बेशक किसी भी इंडस्ट्री में होगा, बेशक बेशक इस हद तक भी हो गया, अगर कोई बंदा बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा हो तो तब भी तुझे यार फोन करके कोई बंदा कह दे कि यार मुझे पार्टनर की जरूरत है, आप उस तरीके से ही आ जाओ। हम्म। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि बेहतर ही होगा जो भी होगा। कोई आखिरी थॉट जो फंसी हुई हो, जो रह गई हो बात, जो आखिरी करनी थी, सोचा हुआ था कि मैंने लाइन बोलनी बोलनी कूल लगेगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस मैं वैसे तो, मेरा तो एक ही मैसेज होता है हर जगह पे कि मैं तो, मतलब देयर इज अ हदीस होती है या कोई ऐसी सेइंग होती है कुरान की जो आपके साथ रहती है हमेशा। तो जब से मैं फिटनेस में तो खैर शुरू से था, लेकिन जब से मैंने वो हदीस पढ़ी है ना कि अ स्ट्रांग बिलीवर इज मोर बिलवड टू अल्लाह देन अ वीक बिलीवर, बेशक दोनों में खैर है। हम्म। तो में ऐसे है कि मतलब आप देखें कि अगर आप फिजिकल फिटनेस का अपना ख्याल रखते हैं, मेरा मैसेज हमेशा से फिजिकल फिटनेस के ही रिलेटेड है कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप किसी का मोहताज ना आपको बनना पड़े, या आपको मूवमेंट करने में भी किसी की हेल्प चाहिए हो। देखें, इफ यू आप यू डोंट नो हाउ लॉन्ग यू आर गोना लिव, राइट? एवरीवन, हमें किसी को नहीं पता, एक वक्त मुकर्रर है, सबको उसी वक्त मौत आनी है। किसी की जल्दी आनी है, किसी की लेट आनी है। अगर आप आपकी लेट आनी है तो आपने क्यों उसमें किसी और की मोहताजी ऐड करनी है? यू शुड लिव अप टू द एजेस यू आर सपोज टू लिव अप, अपने दम पे। हम्म। ठीक है, ना किसी बोझ बने, ना मतलब, और इस काबिल हो कि दूसरों का बोझ आप उठा सके, अल्लाह की इबादत भी कर सके अल्लाह की राह में। हाँ, और अगर ये बहुत, इसको भी इंक्लूड करती है कि बेशक फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, पॉलिटिकली हो, हर तरीके से इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो, ये हर चीज़ को कवर कर देती है। हर जिस तरह चीज को हज़रत उमर की दुआ भी है कि या अल्लाह मुझे एक स्ट्रांग काफिर और एक वीक मोमेंट्स की शर से बचा के रखे, तो वो हर चीज़ को इनकैप्सुलेट करती है। इतना बड़ा एक वीक मोमेंट, इतना बड़ा कैंसर, या इतनी बड़ी एक मुश्किल साबित हो सकता होता है लोगों के लिए, अपने इर्द गिर्द और अपने घर वालों तक के लिए। तो आई गेस एंडिंग अ पॉइंट बिल्कुल ठीक है, अच्छा हो गया आपने भी कोट दे दिया, हमें हजरत उमर की दुआ भी याद आ गई। तो इसी के ऊपर देखते हैं कि इंशाल्लाह किसी न किसी का कोई फायदा हो जाता है। तो अगली दफ़ा जब आप टाइम दोगे, जब भी टाइम होगा, तो दोबारा फिर करेंगे, लेकिन अगली दफ़ा हम थोड़ा इस एंगल से आएंगे कि क्योंकि आप आगे पीछे ट्रेन कर रहे हो लोगों को, तो आपको ये भी रुझान है कि आप यूथ की ट्रेनिंग में भी आ जाते होते हो। तो उसकी आगे देखेंगे कि किस तरफ को जा रहे हैं यूथ को लेके, कोई फायदा हो भी रहा है हमारी ये सब मेहनत का, कोशिश का, या नहीं। तो अनटिल देन मैं बस रिकॉर्डिंग बंद करने लगूँ, फिर कब लगाते हैं।